अध्याय 86। छोटी दुल्हन चाओजिया। स्वर्णिम कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। कुछ दर्जन सांसें लेने के बाद क्यू युआन रुक गया और अपनी सांस रोक ली। ये लूफी का कमरा है ना? सफेद चांदनी, मैं आ रहा हूँ। क्यू युआन कमरे के बाहर अंधेरे में छिपा खड़ा था। उसने ध्यान से सुना। दुर्भाग्यवश उसे केवल पानी की कुछ आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। क्यू युआन ने काफी देर तक सुना लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वे बहुत धैर्यवान थे। आखिरकार यह एक गहन स्तर की तकनीक थी। अगर उसे कुछ और मिल जाए तो उसका की युआन सूत्र और भी परिपूर्ण हो सकता है। वह जितनी अधिक तकनीकों में महारत हासिल करेगा उतना ही उसे लाभ होगा। उदाहरण के लिए, वह अपनी आंखों से तकनीक के स्तर के आधार पर अलग अलग जानकारी देख सकता था और विभिन्न खामियों की पहचान कर सकता था। उदाहरण के लिए, बिना किसी गहन तकनीक के भी वह जेड स्तर की तकनीक में 7 कमियां देख सकता था और उनमें सुधार कर सकता था। एक गहन स्तर की तकनीक हासिल करने के बाद वह उसी जेड स्तर की तकनीक में 10 कमियां देख सका। ची युआन को तो यह भी महसूस हुआ कि अगर अब उसके सामने कोई दिव्य स्तर की तकनीक रख दी जाए तो भी वह उसकी खामियों को नहीं देख पाएगा। जितनी अधिक तकनीकें वह जानता था उतनी ही अधिक जानकारी वह देख सकता था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, क्यू युआन ने अपने कान खड़े रखे और ध्यान से सुनने की कोशिश करता रहा। वह अंधेरे में खड़ा था, वहां से गुजरने वाले लोगों की नजर उस पर नहीं पड़ी। कुछ समय बाद क्यू युआन की आंखें चमक उठीं। क्या ये शुरू हो गया है? अंततः उसने साधना के दौरान लूफी के विचारों को सुन लिया। असीमित उलझन ची डेंटियन की ओर बढ़ती है, सम्राट चलता है। और क्यू युआन ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और ध्यान से सुनने लगा। उसे डर था कि कहीं कुछ छूट न जाए। कुछ देर बाद क्यू युआन की आंखों में संतुष्टि झलकने लगी। यिन कन्या की महान साधना तकनीक वाकई बेहद क्रूर। ची युआन ने यिन कन्या की महान साधना तकनीक नामक गहन स्तर की तकनीक प्राप्त की। ये तकनीक दानवी इच्छा संप्रदाय की प्रतिष्ठा के अनुरूप थी। इस तकनीक में महारत हासिल करने के लिए किसी को 7 बेहद स्नेहशील पुरुषों के साथ सह साधना करनी पड़ती थी और उन्हें उनके सबसे भावुक क्षण में मारना पड़ता था। कुख्यात खलनायक बाइलैन को भी इस तरह की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ी। लूफी तो निर्दयी है। तुम्हें न सिर्फ उसकी चापलूसी करनी होगी बल्कि ऐसा करने में अपनी जान भी जोखिम में डालनी होगी। ऐसा दुष्ट व्यक्ति मेरी वाइट मूनलाइट बनने के लायक नहीं है। ब्रेकिंग वुल्फ बेहतर है, सुंदर, धनी और कई तकनीकों में माहिर। तकनीक चुराने के बाद क्यू युआन की लूफी के प्रति भावनाएं तुरंत गायब हो गईं, जिससे उसे कुछ हद तक कृतज्ञता का एहसास हुआ। जैसे ही वह जाने वाला था तभी उसकी नजरों में काले वस्त्रों में लिपटा एक व्यक्ति प्रकट हुआ। एक चोर, एक व्यभिचारी, काले लबादे में लिपटा हुआ व्यक्ति लूफी के कमरे में दाखिल हुआ। क्यू युआन बाहर दुबका हुआ था, उसके दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। किसी कारणवश काले लबादे में लिपटे उस व्यक्ति को देखकर क्यू युआन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या ये नेसेंट सोल का स्टेज मॉन्स्टर हो सकता है? क्यू युआन ने जल्दी निकल जाना ही बेहतर समझा। अपनी वर्तमान शक्ति को देखते हुए उसे यकीन नहीं था कि वह एक नवजात आत्मा राक्षस को हरा पाएगा। अगर ऐसे राक्षस ने तुम्हें देख लिया तो ये खतरनाक होगा। बेहतर है कि जल्दी से भाग जाओ। उसने कमरे के बाहर कुछ देर तक कान लगाकर सुना, लेकिन उसे लगा कि वहां किसी तरह का जादू किया गया है जिससे आवाजें रुक जाती हैं। उसने चुपके से वहां से निकल जाने का फैसला किया। ... 2 दिन जल्दी बीत गए। इन 2 दिनों में कई घटनाएं घटीं। पहला अंतर यह था कि ये दिव्य ड्रैगन अमर लोक पहले वाले लोक से भिन्न था। प्रथम सेलेस्टियल ड्रैगन अमर क्षेत्र में केवल 30 वर्ष से कम आयु के साधकों को ही प्रवेश की अनुमति थी। हालांकि ये पता चला कि ये दिव्य ड्रैगन अमर क्षेत्र 100 वर्ष से कम आयु के साधकों को प्रवेश की अनुमति देता है। इससे काफी हलचल मच गई। 3 प्रमुख संप्रदायों के समर्थन के बिना कई राजकुमारों ने एकजुट होकर पिछले नियमों को बदल दिया, जिससे गोल्डन कोर के साधकों को भाग लेने की अनुमति मिल गई। इससे महल में काफी हंगामा मच गया। बाद में डिवाइन लाइट सेक्ट के एक गोल्डन कोर साधक ने दूसरे गोल्डन कोर साधक को मार डाला, जिससे अंततः तूफान शांत हो गया। अंततः तीनों प्रमुख संप्रदायों ने इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। ड्रैगन के लिए संघर्ष मूल नियमों के तहत ही जारी रहेगा। कई राजकुमार असंतुष्ट थे, लेकिन वे 3 प्रमुख संप्रदायों के सामने शक्तिहीन थे। इस समय असंख्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक सेलेस्टियल ड्रैगन इमॉर्टल दायरे के प्रवेश द्वार पर एकत्रित हो गए थे। वहां राजकुमार एकत्रित हुए, कुछ प्रसन्न थे, कुछ चिंतित थे। अचानक दिव्य ड्रैगन अमर लोक के ऊपर एक दिव्य प्रकाश चमक उठा। वहां मौजूद सभी साधकों ने एक शक्तिशाली और दमनकारी आभा का अनुभव किया। आकाश में सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हुआ। प्रणाम स्वरूप स्वामी जी। कांग फुलो ने तुरंत झुककर प्रणाम किया। प्रणाम मार्शल अंकल। हालांकि क्यू युआन को बूढ़े आदमी का संहारक के रूप में जाना जाता था, लेकिन वह बुजुर्गों का बहुत सम्मान करता था। प्रणाम सच्चे प्रभु ताइगुआंग। उपस्थित सभी साधकों ने प्रणाम किया और आकाश में विराजमान उस बुजुर्ग को आदरपूर्वक देखा। ये बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि सच्चे भगवान ताइगुआंग थे, जो दिव्य प्रकाश संप्रदाय के पंच प्रकाश शिखर के प्रमुख और नवजात आत्मा स्तर के एक शक्तिशाली व्यक्ति थे। संपूर्ण महान शांग साम्राज्य में वह सर्वोत्कृष्ट विशेषज्ञों में से एक थे। सेलेस्टियल ड्रैगन इमोर्टल दायरे में कुछ जटिलताएं आ गई हैं, जिसके चलते 100 से कम स्तर के साधकों को प्रवेश की अनुमति मिल गई है। किसी को भी घुसपैठ करने से रोकने के लिए मैं प्रवेश द्वार की निगरानी करूंगा, ट्रू लॉर्ड ताइगुआंग ने घोषणा की। देखते ही देखते कई राजकुमारों का चेहरा पीला पड़ गया, जबकि 3 प्रमुख संप्रदायों द्वारा समर्थित लोग, विशेष रूप से डोंग जियान, उत्साहित दिखाई दिए। उसकी कमजोर बुनियाद को देखते हुए अगर कोई घुसपैठ करने में कामयाब हो जाता है तो सिंहासन पर उसका कब्जा होने की संभावना और भी कम हो जाएगी। ची युआन के बगल में खड़े कांग फुलो ने गर्व से कहा, गुरुजी के यहाँ होने से दिव्य ड्रैगन अमर लोक में कोई समस्या नहीं होगी। ची युआन के मन में कोई तीव्र भावना नहीं थी। वह पिछली रात देखे गए नवजात आत्मा विशेषज्ञ के बारे में अधिक चिंतित था। एक अगरबत्ती के जलने के समय के बाद दिव्य ड्रैगन अमर लोक का प्रवेश द्वार पूरी तरह से खुल गया। आध्यात्मिक ऊर्जा का एक प्रवाह उमड़ पड़ा, जिससे नश्वर शहर के आसपास का पूरा क्षेत्र घनी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। यह क्षेत्र दशकों तक आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर रहेगा, जिससे मनुष्य लंबे और स्वस्थ जीवन जी सकेंगे।
कुछ बागी किसान भी यहाँ बसना पसंद करेंगे। कितनी सुगंध है। क्यू युआन को यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा का ज्यादा एहसास नहीं हुआ क्योंकि यह 7 कलर्स पीक से कम थी। सेलेस्टियल ड्रैगन अमरलोक खुल गया और एक मनमोहक पुष्प सुगंध फैल गई। क्यू युआन को फूलों की तीव्र सुगंध महसूस हुई। डोंगशियान ने समझाया, सेलेस्टियल ड्रैगन अमरलोक को परलोक का एक गुप्त लोक कहा जाता है। किसी कारणवश ये हमारे महान शांग साम्राज्य में आ पहुंचा। इस गुप्त लोक में पक्षी, फूल और हर तरह की दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। 1000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने पहले गुप्त लोक की खोज की और उसके अंदर एक क्रिस्टल ताबूत पाया। ताबूत में एक अद्वितीय प्राणी था। हमारे पूर्वजों को संदेह था कि यह प्राणी गुप्त लोक का स्वामी था। दुर्भाग्य से वे अथक प्रयास के बावजूद ताबूत को खोल नहीं सके। ऐसा प्रतीत हुआ कि इससे ताबूत का निर्माण सक्रिय हो गया और वह कहीं और चला गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम उस क्रिस्टल ताबूत को इस सेलेस्टियल ड्रैगन अमरलोक में पा सकते हैं। ये यहाँ की सबसे कीमती वस्तु होनी चाहिए। जो भी इसे खोजेगा वह तुरंत महान शांत का सम्राट बन जाएगा। डोंगजियान को इस बारे में कुछ जानकारी शाही अभिलेखों से और कुछ मास्टर क्यूई से मिली थी, जिन्होंने उसे बताया था कि दिव्य ड्रैगन अमर क्षेत्र परलोक से आया है। आखिरकार सेलेस्टियल ड्रैगन अमर क्षेत्र की खोज ने अन्य शक्तिशाली ताकतों का ध्यान आकर्षित किया और विशेषज्ञों ने यह निर्धारित किया कि इसकी उत्पत्ति बाहरी दुनिया से हुई है। कैंगलांग क्षेत्र में दूरदराज के गुप्त क्षेत्रों का आना जाना कोई असामान्य बात नहीं थी। मैं बहुमूल्य खजाने को हासिल करने में आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्यूई युआन ने कहा, हालांकि उसका ध्यान शाही खजाने की बजाय अपने व्हाइट मूनलाइट ब्रेकिंग वुल्फ पर अधिक था। धन्यवाद बड़े भाई। डोंगजियान अत्यंत भावुक हो गया, ये जानते हुए कि क्यूई युआन की शक्ति कमजोर नहीं थी और उसका क्लीवर एक ऐसा खजाना था जो उसे गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स के खिलाफ लड़ने में सक्षम बना सकता था। अगर कोई अप्रत्याशित घटना न हो तो ड्रैगन के लिए चल रहे संघर्ष में उसके जीतने की अच्छी संभावना थी। लेकिन मास्टर क्यूई ने चुपके से चेतावनी दी, ज्यादा उत्साहित मत हो। ब्रेकिंग वुल्फ नाम का वह साधक बहुत शक्तिशाली है। शायद वह गोल्डन कोर के साधकों को हराने और पूर्वी भूमि की विलक्षण प्रतिभा सूची में जगह बनाने में सक्षम है। क्या? डोंगजियान असहज महसूस कर रहा था। इसी क्षण राजकुमार एक एक करके दिव्य ड्रैगन अमरलोक में प्रवेश करने लगे। भाई की युआन, आजकल आप अपनी बहन के प्रति इतने उदासीन क्यों हो गए हैं? एक चिढ़ाने वाली आवाज आए। लूफी की युआन के पास से गुजर गया। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, क्यूई युआन ने शांत भाव से कहा। चूंकि वह अब उसकी श्वेत चांदनी नहीं रही थी, इसलिए उसके साथ एक अजनबी की तरह व्यवहार करना ही सबसे अच्छा था। क्यूई युआन उन लोगों से घृणा करता था जो अभी भी अपने पूर्व प्रेमियों के साथ संबंध रखते थे। लूफी की मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन उसने चिढ़ाते हुए कहा, भाई क्यू युआन, आपको मजाक करना बहुत पसंद है। क्या आपको अपनी बहन को देखना अच्छा नहीं लगा? गुप्त लोक में मैं आपको जितना चाहे उतना देखने दूंगी। उसने जानबूझकर अपनी छाती को ऊपर की ओर धकेला, जिससे वह और भी अधिक सुडौल दिखाई देने लगी। क्यूई युआन ने एक नज़र डाली और उसकी रुचि खत्म हो गई। डोंगजियान के खेल जेड स्लिप में तलवार वाली परी भी अधिक आकर्षक थी। मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे परेशान करना बंद करो, क्यूई युआन ने कहा, खासकर यिन कन्या की महान साधना तकनीक की भयावहता को ध्यान में रखते हुए। वह लूफी के साथ किसी भी प्रकार का गहरा संबंध नहीं रखना चाहता था। लूफी की मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। मैं तुम्हें याद रखूंगी। ये बात क्यूई युआन से आखिरी बार ब्रेकिंग वुल्फ ने कही थी। ची युआन ने आह भरी, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे याद रखो। वह केवल यही चाहता था कि ब्रेकिंग वुल्फ, उसकी व्हाइट मूनलाइट, उसे याद रखे। लूफी गुस्से में चली गई और क्यूई युआन ने ब्रेकिंग वुल्फ को सेलेस्टियल ड्रैगन इमॉर्टल दायरे में प्रवेश करते हुए देखा, जिससे उसे राहत मिली। उसे डर था कि ब्रेकिंग वुल्फ प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। बड़े भाई, मेरे साथ आइए, डोंगजियान ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो चलें, कानफुलो ने भी जोर से कहा। कि युआन, डोंगजियान और कानफुलो तीनों ने एक साथ दिव्य ड्रैगन अमरलोक में प्रवेश किया। वे खुद को पक्षियों और फूलों से भरे एक जंगल में पाए। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान छू रहे थे और धाराएं धीरे धीरे बह रही थीं। प्रत्येक राजकुमार को गुप्त क्षेत्र के भीतर एक अलग स्थान पर टेलीपोर्ट कर दिया गया था, इसलिए क्यूई युआन केवल डोंगजियान और कानफुलो के साथ था। ची युआन ने डिवाइन फ्लावर एसोसिएशन से प्राप्त अपनी जेड पर्ची खोली। वह निराश दिख रहा था। वह संगठन में किसी से भी संवाद नहीं कर पा रहा था। कानफुलो का चेहरा गंभीर हो गया। उसने डोंगजियान की ओर देखा और कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। डोंगजियान ने तुरंत जवाब दिया, कृपया बोलिए सीनियर ब्रदर। आपके पिता सम्राट का कल रात देहांत हो गया। तीनों प्रमुख संप्रदायों ने इस रहस्य को गुप्त रखा था कि ड्रैगन के लिए चल रहे संघर्ष में कोई बाधा न आए। डोंगजियान स्तब्ध रह गया। क्या उसके पिता की मृत्यु हो गई थी? हालांकि उसके मन में अपने पिता के लिए कोई भावना नहीं थी और उसने उन्हें सूखी लकड़ी से भी कम बार देखा था, फिर भी सच्चे प्रभु, वे नाम के लिए उसके पिता ही थे। ये सुनकर अचानक उसे थोड़ा खोया हुआ सा महसूस हुआ। बताने के लिए धन्यवाद बड़े भाई, इससे मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डोंगशियान ने तुरंत खुद को संभाला। क्यू युआन क्षण भर के लिए विचलित हो गया। उन्होंने बूढ़े सम्राट को देखा था और पाया कि उनके पास जीने के लिए लगभग 1 महीना बचा है। अब 2 दिन से भी कम समय में उसकी मृत्यु हो गई। कुछ तो बदलाव जरूर हुआ होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि संप्रदाय के गुरु और महारानी रोमांच की तलाश में थे और बूढ़े सम्राट को इसका पता चल गया, जिसके कारण संप्रदाय के गुरु ने सम्राट की हत्या कर दी? क्यू युआन ने दुर्भावनापूर्ण ढंग से अटकलें लगाईं। फिर उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि उनके पास इस धारणा का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। फिर किसी ने इसका जिक्र नहीं किया। सफेद बालों वाले कानफुलों ने गहरी सांस ली और घनी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा पंचप्रकाश शिखर से भी अधिक शक्तिशाली है। इसीलिए तो महान शांत 1000 साल पहले दिव्य ड्रैगन अमरता प्राप्त करने के बाद इतनी तेजी से उत्थान कर गए थे। क्यू युआन सहमत हो गया। सेलेस्टियल ड्रैगन इमॉर्टल दायरे में साधना करना 7 कलर्स पीक की तुलना में अधिक तीव्र प्रतीत होता था। वह 2 से 3 वर्षों में मध्य बुनियादी स्तर तक पहुंच सकता था। लेकिन क्यू युआन के लिए यह अभी भी बहुत धीमा था। उन्हें खेल में लड़ना ज़्यादा पसंद था। जहां आध्यात्मिक ऊर्जा प्रबल होती है, वहां दुर्लभ खजाने मिलने की संभावना अधिक होती है।
हमें रहस्यमय क्षेत्र में और गहराई तक जाना होगा, कान फुलो ने कहा। क्यू युआन और डोंग जियान दोनों सहमत हो गए। जितना वे गहराई में जाते उतनी ही अधिक संभावना थी कि उन्हें बहुमूल्य खजाने मिल जाएं। क्यू युआन को भी लगा कि उसे अपने श्वेत चंद्र प्रकाश से मिलने की संभावना अधिक है। इसी बीच सेलेस्टियल ड्रैगन अमर क्षेत्र के सबसे गहरे हिस्से में आध्यात्मिक ऊर्जा धुंध की तरह उमड़ रही थी। एक तालाब में आध्यात्मिक ऊर्जा मूर्त रूप धारण कर लेती है जो निरंतर प्रवाहित होती रहती है। तालाब के बीचों बीच एक क्रिस्टल का ताबूत था। इस क्रिस्टल ताबूत में एक प्राचीन विस्मयकारी आभा थी। क्रिस्टल के ताबूत के अंदर एक छोटी सी शादी की पोशाक पड़ी थी। यहाँ आने वाला कोई भी साधक यह महसूस करेगा कि यह शादी का जोड़ा कोई साधारण वस्त्र नहीं बल्कि एक सजीव प्राणी है। डॉट 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 यहाँ बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। क्यू युआन सेलेस्टियल ड्रैगन अमर लोक में घूम रहा था। वह रुका और उसने एक मशरूम उठाया। स्पिरिट स्प्रे मशरूम कहलाने वाला यह मशरूम सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर कई स्पिरिट स्टोन के बराबर प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित कर सकता है। क्यू युआन मशरूम तोड़ने वाली लड़की में बदल गई और उसने झटपट 1 दर्जन मशरूम इकट्ठा कर लिए। डोंग जियान को ईर्ष्या महसूस हुई, उसकी आंखों में लालच की चमक दिखाई दी। यदि सेलेस्टियल ड्रैगन इमॉर्टल दायरे का मालिक वह होता तो वह जल्दी ही नेसेंट सोल चरण तक पहुंच सकता था और यहां तक कि पर्पल मैंशन चरण में प्रवेश करने की उम्मीद भी रख सकता था। लेकिन उन्होंने तुरंत ही इस विचार को खारिज कर दिया। इस दूसरे दिव्य ड्रैगन अमर क्षेत्र को केवल शाही परिवार द्वारा ही नहीं बल्कि 3 प्रमुख संप्रदायों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। आइए और गहराई में जाएं, इससे बेहतर चीजें जरूर होंगी, कान फुलो ने कहा। समूह रहस्यमय क्षेत्र में और गहराई तक उड़ता चला गया। अचानक डोंग जियान रुक गया। एक लाश, दूर से एक शव दिखाई दे रहा था। तीनों रुक गए। उन्हें 3 शव मिले। 5वां भाई। डोंग जियान ने अजगर के वस्त्र पहने हुए अपने 5वें भाई को पहचान लिया। ड्रैगन हैंड को पछतावा है। डोंग जियान ने अपने 5वें भाई का वस्त्र उठाया और उसके पेट पर एक सुनहरा हथेली का निशान देखा जो निराशाजनक लग रहा था। रिग्रेट ड्रैगन हैंड महान शांग शाही परिवार का एक रहस्य था जिसे हर राजकुमार को सीखना पड़ता था। अपने 5वें भाई के शरीर पर रिग्रेट ड्रैगन हैंड का निशान देखकर यह स्पष्ट हो गया कि उसकी हत्या उसके ही भाई बहनों ने की थी। सेलेस्टियल ड्रैगन अमर क्षेत्र में अभी अभी प्रवेश करने और ऐसी चीज का सामना करने के बाद डोंग जियान की मनोदशा स्पष्ट थी। कान फुलो ने बाकी 2 शवों को ध्यान से देखा। उसने उन्हें पहचान लिया था। अध्याय 87। डूबे हुए ताबूतों की भूमि में प्रवेश करते ही हत्या का इरादा उभरता है। स्वर्णिम कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। कान फुलो ने जमीन पर पड़े अन्य 2 शवों को देखा और गहरी आवाज में कहा, ये कि ज्ञान संप्रदाय के हैं। ये आज सुबह हमसे मिलने आए थे। क्यू युआन को भी वे दोनों याद थे। वे भाई बहन थे। आज सुबह वे मिलने आए थे और अपने साथ कुछ मादक पे लाए थे। इसका स्वाद अच्छा था लेकिन ये थोड़ा नमकीन था। ड्रैगन के लिए इस संघर्ष में हमें सावधान रहना होगा। कान फुलो का चेहरा गंभीर हो गया। दिव्य प्रकाश संप्रदाय के सहयोगियों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करना मौत को दावत देना है। इस व्यक्ति ने रिग्रेट ड्रैगन हैंड में पूर्ण महारत हासिल कर ली है। तीनों पल भर में मारे गए। कौन सा राजकुमार इतनी शक्ति छिपा रहा है? डोंग जियान हैरान था। महान शांग साम्राज्य के राजकुमार प्रतिभा के मामले में काफी औसत थे। अन्यथा उन्हें फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधकों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक राजकुमार द्वारा एक ही प्रहार में 2 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों को मार गिराना हत्यारे की असाधारण शक्ति का संकेत था। हत्यारा कौन है इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हम उनसे आखिरकार मिलेंगे और फिर उन्हें मार डालेंगे, क्यू युआन ने कहा। साधना की दुनिया में क्यू युआन अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। जब आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो दिमाग का इस्तेमाल क्यों करें? सफेद बालों वाले कान फुलो ने कहा, आइए दिव्य ड्रैगन अमर क्षेत्र में और गहराई तक चलें। डॉट 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 2 दिन और बीत गए और क्यू युआन, कान फुलो और डोंग जियान गुप्त क्षेत्र में और आगे बढ़ गए। इस बार उन्हें उस क्षेत्र की गहराई में 6 और शव मिले। ये सभी शव डोंग जियान द्वारा पहले देखे गए शवों की तरह रिग्रेट ड्रैगन हैंड के कारण मरे थे। कान फुलो का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। फिर से ये वही पछतावा करने वाला ड्रैगन हैंड है। एक पल में 6 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों को मार डालना। क्या महान शांग शाही परिवार में इतना शक्तिशाली राजकुमार है? यहाँ तक कि कान फुलो स्वयं भी 2 अंतिम चरण के साधकों सहित 6 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों को तुरंत नहीं मार सका। इसके लिए कम से कम गोल्डन कोर स्तर की ताकत की आवश्यकता थी। चियुआन ने 6 शवों को देखा। उसकी आंखों में पहली बार गंभीरता का भाव दिखाई दिया। यह हत्यारा वाकई बहुत खतरनाक है। उसकी आंखें अधिक जानकारी देख सकती थीं। यह एक साधारण फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर है जिसे एक असाधारण नेसेंट सोल साधक ने मार डाला। अन्य 5 शवों के बारे में कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। एक नवजात आत्मा दिव्य ड्रैगन अमर लोक में कैसे प्रवेश कर सकती है? सच्चे स्वामी ताइगुआन प्रवेश द्वार की देखरेख कर रहे थे। और क्या 1 सदी के भीतर नेसेंट सोल तक पहुंचना संभव है? उस प्रतिभा को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। यहाँ तक कि एक असामान्य नवजात आत्मा का अभ्यास करने वाला भी बहुत ज्यादा लग रहा था। क्या महान शांग साम्राज्य के शाही परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसने नवजात आत्मा का स्तर प्राप्त कर लिया हो? क्यू युआन ने पूछा। डोंग जियान स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यू युआन ये क्यों पूछ रहा है, लेकिन फिर भी उसने गंभीरता से जवाब दिया। हमारे महान शांग शाही परिवार में केवल 2 ही नवजात आत्मा पूर्वज थे, लेकिन वे दोनों कुछ साल पहले मर गए, डोंग जियान ने दुख से कहा। शाही परिवार के पतन का मुख्य कारण उन 2 नवजात आत्मा पूर्वजों की मृत्यु थी। वर्तमान में शाही परिवार के नवजात आत्मा रक्षक शाही रक्त के नहीं थे। क्या ऐसा है? क्यू युआन ने आगे कुछ नहीं पूछा। किसी तरह एक नवजात आत्मा का साधक अंदर घुस गया था और वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधकों का शिकार कर रहा था। क्यू युआन को एक साजिश का आभास हुआ। इस समय कान फुलो ने कहा, आगे लड़ाई की आवाजें आ रही हैं। ऐसा लगता है कि ये फ्लोटिंग माउंटेन के लोगों की आवाजें हैं। चलो जाकर देखते हैं। ठीक है। क्यू युआन के मन में आशा की लहर दौड़ गई। क्या उनमें उनकी श्वेत चांदनी भी शामिल थी? वे तीनों लड़ाई की आवाज की ओर तेजी से उड़ गए।
घटनास्थल पर पहुंचने से पहले क्यू युआन ने अनगिनत तलवारों की ऊर्जा और लगातार गिरते हुए पेड़ देखे। आगे का युद्ध बेहद भीषण था। धातु तलवार तकनीक। कांग फुलो की आंखों में गंभीरता झलक रही थी। फ्लोटिंग माउंटेन की 7 महान तलवार तकनीकों में से एक, वाकई शक्तिशाली है। तीनों जल्दी से उस ओर दौड़े और देखा कि लेई वेन और मियाओली अजगर के आवरण वाले एक व्यक्ति से लड़ रहे थे। अजगर की खाल ओढ़े हुए यह आकृति तैरते पहाड़ के 2 शिष्यों से बिना पीछे हटे लड़ रही थी। ये बेहद डरावना था। डोंग जियान ने अजगर की खाल ओढ़े आकृति को देखा और चौंक गया। दूसरा राजकुमार। अजगर के आवरण में लिपटा वह व्यक्ति द्वितीय राजकुमार था, उसका दूसरा भाई। वह इतना शक्तिशाली कब बन गया कि तैरते पर्वत के 2 सच्चे शिष्यों से युद्ध कर सके। इसी क्षण लेई वेन की आवाज़ सुनाई दी, वरिष्ठ भाई कांग, हमारी मदद कीजिए। ये व्यक्ति पश्चाताप ड्रैगन हाथ से दिव्य ड्रैगन अमरलोक में अंधाधुंध हत्याएं कर रहा है। कम से कम 3 राजकुमार उसके हाथों मारे गए हैं। लेहेन संप्रदाय और दाकियान संघ के कई शिष्यों को भी उसने मार डाला है। क्या ये वही है? कांग फुलो गुस्से से भड़क उठा। हम पर निशाना साधने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें डिवाइन लाइट सेक्ट के नेता के दामाद और 5 लाइट पीक के प्रमुख शिष्य की ताकत दिखाता हूँ। उसने एक अज्ञात बलवान व्यक्ति द्वारा मारे गए 3 राजकुमारों के शव देखे थे। ये पता चला कि दूसरा राजकुमार अंधाधुंध हत्याएं कर रहा था। इसके अलावा इस दूसरे राजकुमार ने विशेष रूप से डिवाइन लाइट सेक्ट और फ्लोटिंग माउंटेन से संबंधित संप्रदायों को निशाना बनाया। कांग फुलो ने अपने घोड़े की पूंछ वाले झाड़ू को उठाया और तेजी से लड़ाई में शामिल हो गया। 5 लाइट सेंट विधि। कांग फुलो ने अपनी सबसे संतोषजनक तकनीक 5 लाइट सेंट मेथड का इस्तेमाल किया। क्यू युआन लड़ाई में शामिल नहीं हुआ क्योंकि लेई वेन ने उसे बुलाया नहीं था और उन्हें लगा कि कांग फुलो के शामिल होने से दूसरा राजकुमार उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। स्वर्ग के मार्ग के आधारभूत साधक के रूप में वह यूं ही लापरवाही से कोई कदम नहीं उठा सकता था। उन्हें अपनी शैली को बनाए रखना था। निश्चित रूप से कांग फुलो द्वारा 5 लाइट सेंट मेथड और मेटल स्वॉर्ड टेक्निक का एक साथ उपयोग करने से सामने के पेड़ उड़ने लगे और बहुरंगी रोशनी लगातार चमकने लगी। ये बेतरतीब स्पेशल इफेक्ट्स वाला एक अव्यवस्थित एनीमे वीडियो जैसा लग रहा था। क्यू युआन किनारे से ये सब देख रही थी और उसे ऊब महसूस हो रही थी। डोंग जियान दहशत से देखता रहा, उसके माथे से बीच बीच में पसीना टपक रहा था। आह, संगीत के साथ लड़ाई करना ज्यादा रोमांचक होता है। ये तो उबाऊ है। क्यू युआन आह भरे बिना नहीं रह सकी। एनिमे या लघु वीडियो देखते समय सामग्री औसत दर्जे की हो सकती है, लेकिन संगीत के साथ वातावरण पूरी तरह से बदल जाता है, यहाँ तक कि लोगों को एड्रेनालाइन का अनुभव भी होता है। डोंग जियान क्यू युआन के बगल में खड़ी थी, पूरी तरह से भ्रमित। इसी क्षण क्यू युआन ने अपने थैले से एक जेड पर्ची निकाली। सौभाग्य से मेरे पास कुछ संगीत सहेजा हुआ है। चूंकि आगे होने वाले युद्ध में संगीत का अभाव था, इसलिए वह स्वयं संगीत की व्यवस्था करेगा। वाकई संगीत बजने के साथ क्यू युआन को लड़ाई अधिक आनंददायक लगने लगी। स्वर्ग के मार्ग के आधारभूत साधक के रूप में मुझे अपनी लड़ाइयों में पृष्ठभूमि संगीत जोड़ना चाहिए। यह मेरी शैली के अनुकूल है, क्यू युआन ने गंभीरता से सोचा। पृष्ठभूमि में बजने वाला संगीत उसके लिए एक अजेय मानसिकता विकसित कर सकता है। अतीत में लगभग 3000 अलौकिक राक्षसों का सामना करते समय अगर उसके पास पृष्ठभूमि में संगीत होता तो शायद उसे अपनी चोटों से उतना दर्द महसूस नहीं होता। युद्ध अपने अंत के करीब था। मियाओली ने गुस्से से क्यू युआन की ओर देखा, जो कुछ धुनें बजा रहा था। दूसरे लोग लड़ रहे थे और वह संगीत बजा रहा था। शानदार संगीत। कांग फुलो ने अपने छोटे भाई की समझदारी की सराहना करते हुए उत्साह महसूस किया। उसकी आकृति चमक उठी और पंचप्रकाश संत विधि ने द्वितीय राजकुमार की छाती पर प्रहार किया। द 5 लाइट सेंट मेथड की शक्तिशाली माना शक्ति ने दूसरे राजकुमार की छाती में प्रवेश कर दिया। दूसरे राजकुमार के शरीर के हर छिद्र से खून बह रहा था, उसकी आभा तेजी से क्षीण हो रही थी। फिर भी उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान थी। मेरे शाही परिवार का अपमान करोगे तो सब मर जाओगे। उसने ये कहते हुए एक खून जैसे लाल रंग का फूल निकाला और उसे मसल दिया। उसकी आभा पूरी तरह गायब हो गई। ची युआन की आंखें चौड़ी हो गईं। कितनी बर्बादी है! क्योंकि अभी अभी उसकी आंखों ने फूल के बारे में एक संकेत दिया। आत्मा विचार फूल को कुचलने पर यह मृतक द्वारा मृत्यु से पहले देखे गए दृश्य को मुख्य फूल धारण करने वाले व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। बिना कुचले ये कुछ शब्द प्रसारित कर सकता है। आत्मा विचार फूल विभाजित आत्मा की गोलियों को परिष्कृत करने का मुख्य घटक भी है, जो दिव्य आत्मा की शक्ति को बढ़ा सकती हैं। ची युआन पलक झपकते ही दूसरे राजकुमार के शरीर के पास पहुंचा और अपनी आंखों में खेद लिए आत्मा विचार फूल के टुकड़ों को उठा लिया। सपाट छाती वाली मियाओली ने असंतुष्टि दिखाते हुए क्यू युआन की ओर देखा। छोटे भाई, क्या आपको कुछ पता चला? कांग फुलो ने पूछा। लेई वेन ये जानने के लिए उत्सुकता से खड़ी थी कि क्यू युआन को क्या मिला है। इस वस्तु को आत्मा विचार फूल कहा जाता है। कुचलने पर यह मृतक द्वारा देखे गए दृश्य को मुख्य फूल धारण करने वाले व्यक्ति तक पहुंचाता है। इसलिए दूसरे राजकुमार के संभवतः सहयोगी थे। इस जानकारी को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कांग फुलो का चेहरा गंभीर हो गया। यह मामला इतना आसान नहीं है। मियाओली ने अनजाने में कहा, अगर सहयोगी भी हों तो क्या उनकी ताकत दूसरे राजकुमार से अधिक हो सकती है? ये तो एक छोटी सी समस्या है। लेई वेन भी सहमत हो गईं। प्रवेश द्वार पर सच्चे स्वामी ताइगुआन की निगरानी होने के कारण यदि कोई चुपके से अंदर घुस भी जाता है तो उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं हो सकती। इस समय क्यू युआन ने कहा, वरिष्ठ भाई, मुझे आपसे अलग होना पड़ सकता है। सोल थॉट फ्लावर और दूसरे राजकुमार के साथियों को देखते हुए ये संभावना थी कि उनके पास भी सोल थॉट फ्लावर थे। इस समय क्यू युआन को अपनी दिव्य आत्मा को मजबूत करने की सख्त जरूरत थी। एक कमजोर दिव्य आत्मा के कारण वह खेल में प्रवेश भी नहीं कर सका। वह अपनी दिव्य आत्मा को बढ़ाने के तरीकों की खोज कर रहा था। आत्मा विचार फूल का सेवन करने से उसकी दिव्य आत्मा को शक्ति मिल सकती है। इसके अलावा इसका उपयोग स्प्लिट सोल पिल्स को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। उन्हें इसकी तत्काल आवश्यकता थी। यदि उसकी दिव्य आत्मा में सुधार हुआ तो वह दूसरे खेल में प्रवेश करने में सक्षम हो सकता है। वह परेशान करने वाला खेल लगातार उसे चिढ़ाता रहता था, लेकिन उसे अंदर नहीं आने देता था।
क्यू युआन लंबे समय से प्रवेश करके तबाही मचाना चाहता था ताकि वह अपनी ताकत बढ़ा सके। कान फुलो ने एक पल सोचा। छोटे भाई, सावधान रहना। उसने क्यू युआन से कारण नहीं पूछा। दिव्य प्रकाश संप्रदाय में 7 रंगों की चोटी का अन्य चोटियों के साथ लगभग समान संबंध था। अन्य प्रमुख शिष्यों को कान फुलो का सम्मान करना पड़ता था, लेकिन क्यू युआन ऐसा नहीं करता था। पास ही में खड़ी म्याओली ने कहा, अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। क्यू युआन ने सहयोगियों की संभावना का जिक्र किया था, जो कि ग्रेट शाम के शीर्ष 10 लोगों के लिए तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन क्यू युआन जैसे व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकती थी, जो अभी अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के स्तर तक पहुंचा था। खासकर अगर उसका सामना ब्रेकिंग वुल्फ से हो जाए। चिंता मत करो, मेरे पास अपनी योजनाएं हैं। ये कहकर क्यू युआन ने विदाई ली और अकेले ही दिव्य ड्रैगन अमरलोक की गहराई में चले गए। रास्ते में क्यू युआन प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया और आगे की ओर उड़ने लगा। उसने मन ही मन बुदबुदाया। हिमपर्वत अधिपति ने कहा था कि स्वर्ग के मार्ग के आधारभूत साधकों का भाग्य महान होता है, उनके शब्द वास्तविकता को आकार देते हैं और वे एक शब्द से देवताओं को भी पतन की ओर ले जा सकते हैं। मेरा आधारभूत मार्ग इतना कमजोर क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि जब मैंने अपने सपने में अपनी नींव रखी तो मैं उस व्यक्ति को हराने में असफल रहा और एक असमान संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे मेरी ताकत कमजोर हो गई। जैसे जैसे ची युआन उड़ने लगा, उसकी बेचैनी बढ़ती गई। क्या वह गलती से उस बड़े आदमी के लकड़ी के घर में नहीं घुस गया था? उसे उससे लड़ना क्यों पड़ा? ची युआन क्रोधित था। हालांकि वह जीत नहीं सका, फिर भी उसने उस आदमी को बुरी तरह पीटा था। अंततः उनके बीच एक समझौता हो गया और क्यू युआन उसी लकड़ी के घर में रहने लगा। लेकिन क्यू युआन को संदेह था कि इस सौदे ने उनके फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट को कमजोर कर दिया है। तो स्वर्ग के मार्ग की नींव का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए मुझे लकड़ी के घर में रहने वाले उस बड़े आदमी को पूरी तरह से वश में करना होगा। अगर किसी ने मुझे बताया होता तो मैं उसे हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता। ये सोचकर क्यू युआन रुक गया। उसके सामने एक नदी प्रकट हुई। नदी का पानी स्थिर था, बह नहीं रहा था। नदी में कोई जीव जंतु नहीं थे। ये खोई हुई आत्माओं की नदी है। साधारण साधक जो इसे पार करते हैं, उनकी दिव्य आत्माएं नदी में गिर जाती हैं। क्या यह नदी दिव्य ड्रैगन अमरलोक को 2 भागों में विभाजित करती है? स्पष्टतः खोई हुई आत्माओं की नदी के दूसरे किनारे पर अधिक सघन आध्यात्मिक ऊर्जा थी। ची युआन ने नदी के उस पार दिव्य चेतना की एक हल्की सी किरण फैलाई। खोई हुई आत्माओं की नदी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में स्वर्ग के मार्ग के आधारभूत साधक के रूप में मैं कोई साधारण साधक नहीं हूँ। यह नदी मेरी आत्मा को नीचे नहीं खींच सकती। और अधिक साहसी होकर क्यू युआन एक ही झटके में नदी के पार उड़ गया। डॉट 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 डॉट। दिव्य ड्रैगन अमरलोक की गहराई में बैंगनी रंग का वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति, जिससे मृत्यु की घनी आभा निकल रही थी, ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। किसी ने खोई हुई आत्माओं की नदी पार कर ली। उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। प्रथम सेलेस्टियल ड्रैगन अमरलोक में भी खोई हुई आत्माओं की नदी का अस्तित्व था। महान शांग साम्राज्य ने एक सदी तक गुप्त रूप से इसका अध्ययन किया और एक रहस्यमय महान साधक की मदद से उन्होंने नदी में एक खामी पाई, जिससे स्वर्गीय ड्रैगन अमर क्षेत्र के सबसे गहरे हिस्से डूबे हुए ताबूत की भूमि में प्रवेश संभव हो गया। अब एक और व्यक्ति अंदर आ गया था। बूढ़ा आदमी चकित रह गया। बैंगनी वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने पुकारा, लियांगिए। नर्म कवच पहने एक व्यक्ति प्रकट हुआ और उसने उस बूढ़े व्यक्ति को उत्सुकता भरी निगाहों से देखा। इस व्यक्ति की आभा स्पष्ट रूप से स्वर्णिम कोर की थी। प्रवेश द्वार पर सच्चे स्वामी ताइगुआन की निगरानी के कारण गोल्डन कोर के साधकों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। अगर कान फुलो इसे देखता तो वह ये देखकर हैरान रह जाता कि एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर अंदर कैसे घुस गया। पूर्व दिशा में एक किसान घुस आया है। जल्दी जाओ और उससे निपटो और वापस आओ, बूढ़े व्यक्ति ने आदेश दिया। वह सेलेस्टियल ड्रैगन अमरलोक पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने की साजिश रच रहा था। कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता था। जो भी ऐसा करेगा उसे निर्दयतापूर्वक मार डाला जाएगा। जी, लियांगिए ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को आसानी से संभाला जा सकता था। वह तुरंत वहां से निकल गया और घुसपैठिए को खत्म करने के लिए उत्तर पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। बैंगनी वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति बैठा रहा। उसका चेहरा दुर्भावना से विकृत था। जल्द ही दिव्य ड्रैगन अमरलोक महान शांग शाही परिवार का होगा। द्वितीय राजकुमार, निश्चिंत रहें, मैं आपका बदला लूंगा। ये सब खत्म हो जाने के बाद मैं आपको सम्मान देने के लिए स्वयं कान फुलो, लेई वेन, म्याओली और क्यू युआन का सिर काट दूंगा। दिव्य प्रकाश संप्रदाय और तैरते पहाड़ का नाश होना ही चाहिए। हमारा महान शांग शाही परिवार ही महान शांग का सच्चा शासक है। उसकी मृत्यु से भरी आंखों में पागलपन की चमक थी। एक बार जब डूबे हुए ताबूत को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया जाएगा तो ताबूत बाहर निकल आएगा और पहले की तरह भागेगा नहीं। उस ताबूत को हासिल करने पर बूढ़े व्यक्ति को उस भाग्य की कल्पना भी नहीं थी जो उसे प्राप्त होगा। डॉट 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 डॉट। क्यू युआन, नर्म कवच पहने व्यक्ति घुसपैठिए को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तुम मुझे जानते हो? क्यू युआन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों को कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। मुझे तीनों प्रमुख संप्रदायों के सभी युवा प्रतिभावान याद हैं, लियांगिए ने घातक इरादे से भरी आंखों से कहा। आज तुम्हारा रक्त महान शांग की भव्य यात्रा की शुरुआत का सम्मान करेगा। जब वह बोल रहा था, लियांगिए की युआन की ओर चलने लगा। अगर यह कान फुलो जैसा कोई व्यक्ति होता तो वह शायद सतर्क रहता, लेकिन क्यू युआन जो अभी अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के स्तर पर पहुंचा था, कोई खतरा नहीं था। कि युआन, मेरा नाम याद रखना, लियांगिए। भविष्य में ये नाम महान शांग साधना जगत में किंवदंती बन जाएगा। लियांगिए के चेहरे पर भविष्य के लिए उत्साह और उम्मीद झलक रही थी। क्यू युआन ने जवाब दिया, कुछ शब्द सुनने के बाद खलनायक हमेशा मुझे मारना चाहते हैं। उसने भ्रम पैदा करने के इरादे से अपना छुरी जैसा हथियार निकाला। ये चाकू मेरे गुरु ने मुझे दिया था, एक नवजात आत्मा का खजाना। मैं इसे मुश्किल से चला पाता हूँ, लेकिन ये तुम्हें मारने के लिए काफ़ी है। ये कहते हुए क्यू युआन ने भयानक आभा के साथ क्लीवर लेकर लियांगिए पर हमला कर दिया। उस भयानक आभा को महसूस करते ही लियांगिए का चेहरा बदल गया। वह इतना शक्तिशाली कैसे है?
उसे एहसास हुआ कि खजाने की अतिरिक्त शक्ति के साथ क्यू युआन महान शान के शीर्ष 10 से भी अधिक शक्तिशाली था। लेकिन लियांग ये को अब भी लगता था कि वह ची युआन को दबा सकता है। तुम्हारी मृत्यु के बाद ये खजाना मेरा होगा। लियांग ये की आंखों में लालच झलक रहा था। ची युआन के चेहरे पर निराशा के भाव थे। तुम इतने शक्तिशाली क्यों हो? मुझे कोई गुप्त तकनीक अपनानी होगी, वरना। दांत पीसते हुए क्यू युआन ने कुछ बुदबुदाया। उसकी हरकतें अचानक तेज हो गईं। घास के बीच से छुरी की सफेद रोशनी चमक उठी, जो इतनी तेज थी कि एक गोल्डन कोर को भी चीर सकती थी। नहीं, लियांग ये का चेहरा भय से भर गया, लेकिन उसके पास विरोध करने का कोई मौका नहीं था। एक ही बार में लियांग ये का शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया। विजेता क्यू युआन पीला दिख रहा था। पफट, उसने खून थूका, उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था और वह लड़खड़ाते हुए चल रहा था। अपने गुरु के खजाने का उपयोग करके उसे मारने में मेरी अधिकांश ऊर्जा खर्च हो गई। मुझे यहाँ अपनी माना शक्ति को जल्दी से पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है, अन्यथा यदि कोई और दुश्मन आ गया तो मैं इस खजाने का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। उसने लियांग ये का थैला लिया और उसमें आत्मा विचार फूल रख दिया। अकेले होते ही क्यू युआन का पीला चेहरा गायब हो गया। मेरी अभी की एक्टिंग के लिए मुझे व्हाइट मैग्नोलिया अवार्ड मिलना चाहिए। मैं तो सचमुच एक जीनियस हूँ। ची युआन लियांग ये को पल भर में मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लियांग ये के पास स्पष्ट रूप से एक सोल थॉट फ्लावर था जो कुछ शब्द प्रसारित कर सकता था। इसलिए क्यू युआन ने संघर्ष करने का नाटक किया और अपने गुरु के खजाने का उपयोग करके जीत हासिल की। उसने गंभीर रूप से घायल होने का नाटक भी किया। अब ऐसा लग रहा था कि वह अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर रहा है, जिससे लियांग ये के पीछे का मास्टरमाइंड और अधिक हथियारों को भेजने के लिए उत्सुक हो गया। पहले छोटे दुश्मनों को हराओ, फिर बड़े दुश्मनों को और अंत में बॉस को। इस तरह उसे और अधिक सोल थॉट फ्लावर्स मिलेंगे। यदि वह अत्यधिक शक्ति का प्रदर्शन करता तो शत्रु भाग सकता था। अपनी योजना से प्रसन्न होकर क्यू युआन को अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व महसूस हुआ। अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। अरे नहीं, कुछ गड़बड़ है। वह भयभीत सा लग रहा था। मैं बैकग्राउंड म्यूजिक बजाना भूल गया। इसके बिना मेरी एक्टिंग को व्हाइट मैग्नोलिया अवार्ड नहीं मिलेगा। क्यू युआन को इसका गहरा अफसोस हुआ। उसने फैसला किया कि अगली बार वह लड़ाई से पहले कुछ रोमांचक युद्ध संगीत बजाएगा। लड़ाई के बाद वह कुछ भावुक संगीत बजाता था। काश मेरे पास वन प्लम ब्लॉसम होता। अगर मैं खून थूकते हुए इसे बजा पाता तो असर एकदम सही होता। ये सोचकर क्यू युआन मुस्कुराया। अध्याय 88। संगीत जारी रखो, हत्या जारी रखो। स्वर्णिम कोर एक तारा है और तुम इसे साधना कहते हो। डूबे हुए ताबूतों की भूमि की गहराई में बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर क्रोध के भाव थे। कि युआन, है ना? हम रुवान यिक्सी, आप वाकई परवाह करती हैं। आपने अपने शिष्य को नवजात आत्मा का खजाना दे दिया। क्या यह अफवाहों के अनुसार सच हो सकता है कि युआन या तो आपका प्रेमी है या आपका बेटा? अपनी शक्ति समाप्त होने के कारण वह खजाने को नहीं ले जा सकता। लियांग ये, इस बार तो तुम मर गए, लेकिन मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा और तुम्हारी मौत बेकार नहीं जाने दूंगा। लियांग ये उनका सबसे भरोसेमंद योद्धा था। एक शक्तिशाली व्यक्ति की मदद से उसने 300 मृत्यु योद्धाओं को इकट्ठा किया। इन मृत्यु योद्धाओं में सबसे कमजोर वे थे जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के अंतिम चरण के साधक थे। राक्षसी साधना विधियों के माध्यम से इन साधकों की शक्ति तेजी से बढ़ी, लेकिन उनका जीवनकाल अत्यंत छोटा था। उनमें से अधिकांश के पास जीने के लिए 10 दिन से भी कम समय बचा था। यह उस वरिष्ठ महान कृषक की भी एक विधि थी। लियांग ये अलग थे। लियांग ये ने शाही परिवार की पारंपरिक पद्धति का पालन किया। लियांग चोंग, बैंगनी वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने फिर से पुकारा। तुरंत ही नर्म कवच पहने एक और व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी आभा लियांग ये की आभा से भी अधिक शक्तिशाली थी। मैं परिष्करण के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हूँ। मैं मुख्य आत्मा विचार फूल का कार्य आपको सौंप रहा हूँ। ची युआन नाम का एक व्यक्ति खजाने के साथ डूबे हुए ताबूतों की भूमि में प्रवेश कर चुका है। बैंगनी वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने लियांग चोंग को सारी जानकारी दी और फिर कहा कि युआन को मार डालो और खजाना मेरे पास वापस ले आओ। अब तुम 300 मृत्यु योद्धाओं के कमांडर रहोगे। किसी को भी डूबे हुए ताबूत की भूमि में प्रवेश मत करने देना। समझे? समझ गया। लियांग चोंग के यहाँ होने से कोई भी तुम्हारी योजनाओं में बाधा नहीं डाल सकता। लियांग चोंग का चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। वह एक योद्धा था जो अपने स्वामी के लिए मरने को तैयार था। डॉट 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 डॉट। इस मास्टरमाइंड के कितने लोग बचे हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई बचा ही ना हो, है ना? ची युआन ने आधे दिन तक किसी को देखे बिना इंतजार किया। अगर इस साजिश के पीछे सिर्फ कुछ ही लोग शामिल थे तो क्या ये नुकसान नहीं होगा? कुछ सोल थॉट फ्लावर्स भी उसके दांत भरने के लिए काफी नहीं होंगे। उसी क्षण दूर से एक तीर चला। उस तीर से एक शक्तिशाली आभा निकली, मानो किसी स्वर्ण मूल के साधक द्वारा दागा गया हो। कितना खतरनाक! क्यू युआन ने फुर्ती से लुढ़ककर तीर को चकमा दिया। उसने झटपट संगीत बजाते हुए जेड स्लिप खोली। फिर वह पीला पड़ा चेहरा लिए खड़ा हो गया और चारों ओर देखने लगा। किसकी हिम्मत है मुझ पर छुपकर हमला करने की? दूर से हल्के कवच पहने 2 मृत्यु योद्धाओं के चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई दिए। उसने संगीत बजाने के लिए जेड स्लिप क्यों खोली? क्या वह हमें डराने की कोशिश कर रहा है? डरो मत, उसकी शक्ति अभी पूरी तरह से वापस नहीं आई है। चलो उसे मार डालते हैं। मध्यम कद काठी वाले 2 गोल्डन कोर डेथ वॉरियर्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के क्यू युआन पर हमला कर दिया। पूरे मैदान में शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा व्याप्त थी। ची युआन टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह जमीन पर गिर पड़ा। इतना मजबूत, वह उठने की कोशिश कर रहा था और अपने मुंह से खून पहुंच रहा था। लेकिन तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। ची युआन के शरीर से निर्भीकता की भावना झलक रही थी। दोनों मृत्यु योद्धा थोड़ा हिले, लेकिन बहुत मामूली रूप से। मारना। दोनों ने मिलकर ची युआन को जान से मारने के उद्देश्य से हमला किया। 2 बूढ़े लोग मुझ जैसे एक नौजवान पर मिलकर हमला कर रहे हैं। ची युआन ने अपनी कुल्हाड़ी लहराए और पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। कुछ देर बाद वह खून थूकने लगा। कई बार नीचे गिरने के बावजूद वह हर बार उठ खड़ा हुआ और अपनी छुरी से उन्हें डरा दिया। वह एक अधिक तलवारबाज की तरह डटा रहा।
इससे दोनों मृत्यु योद्धा और भी अधिक भावुक हो गए। तुम्हारी मृत्यु के बाद हम तुम्हें विधिपूर्वक दफनाएंगे। वे क्यूई युआन का सम्मान करने लगे। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हें अच्छे से दफनाऊंगा और एक स्मारक भी बनवाऊंगा, हमेशा दयालुता का प्रतिफल देने वाले क्यू युआन ने कहा। ये सुनकर गोल्डन कोर के दोनों मृत्यु योद्धाओं के चेहरे ठंडे पड़ गए। इसे जल्दी खत्म करो, हमें अभी भी गढ़ की रक्षा करनी है, एक ने कहा। उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी और क्यूई युआन के तेज धार वाले हथियार के कारण अब वे पीछे नहीं हट रहे थे। ये देखकर क्यूई युआन मुस्कुरा उठा। मुझे मारना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, मेरे पास मेरे स्वामी द्वारा दिया गया एक खजाना है। उसने और खून थूका। उसके चेहरे पर एक दुखद दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा था। एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके मेरी जीवन अवधि 20 वर्ष कम हो गई है, लेकिन खजाने तक पहुंचने के लिए इतना काफी है। तुम्हें मारने के लिए मैंने बहुत कुछ कुर्बान किया है। ची युआन की जोरदार घोषणा के साथ ही उसने अपना छुरी घुमाया और पलक झपकते ही 2 गोल्डन कोर डेथ वॉरियर्स को मार डाला। उसका चेहरा बर्फ की तरह पीला पड़ गया, लेकिन वह मुस्कुराया। मैं जीत गया। उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसके बालों में सफेद रंग की एक लकीर आ गई थी। डॉट 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 डॉट। रोनचेन के बाहर महल में वह चला गया है। संप्रदाय के नेता कुमू ने खाली बिस्तर की ओर देखा। उनके चेहरे के भाव अप्रत्याशित रूप से बदल गए। महारानी का चेहरा भी उतना ही गंभीर था। मैंने उस बूढ़े मूर्ख को कमाका। सच्चे स्वामी ताइगुआंग ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। वृद्ध सम्राट की चाल वास्तव में दिव्य ड्रैगन अमर क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण पाने की होनी चाहिए। मुझे जिज्ञासा है वह इसे कैसे नियंत्रित करने की योजना बना रहे हैं। लाल तलवार संप्रदाय के साथ। अचानक तलवार की तरह तीखी आवाज गूंजी। गहरे नीले रंग का चोला पहने एक बूढ़ा व्यक्ति 17 उड़ने वाली तलवारों से भरा तलवारों का थैला लिए हुए हॉल में प्रकट हुआ। ये बूढ़ा व्यक्ति फ्लोटिंग माउंटेन संप्रदाय का प्रमुख था, जिसका नाम ट्रू लॉर्ड मैड स्वॉर्ड था। रेड स्वॉर्ड सेक्ट। ये नाम सुनते ही वहां मौजूद लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। वे सभी रेड स्वॉर्ड सेक्ट से भली भांति परिचित थे। सैकड़ों साल पहले जब राक्षसी इच्छा संप्रदाय ने महान शान को एकजुट करने की कोशिश की तो लाल तलवार संप्रदाय उनके पीछे था। लेकिन 7 कलर्स पीक के गुरु के कारण रेड स्वॉर्ड सेक्ट असफल हो गया। क्या पुराने सम्राट ने लाल तलवार संप्रदाय के साथ मिलीभगत की थी? संप्रदाय के नेता कुमू को खेद का अनुभव हुआ। यदि उसे पता होता तो वह बिना किसी झिझक के बूढ़े सम्राट की हत्या कर देता। महारानी दोषी महसूस कर रही थीं। यह मेरी गलती है, मैंने बूढ़े सम्राट पर नजर नहीं रखी। सच्चे भगवान मैड स्वॉर्ड ने कहा। अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। गुप्त लोक में हमारे शिष्यों का क्या होगा? रेड स्वॉर्ड सेक्ट के पास रेड डायमंड सीड्स हैं जो कीमत चुकाकर शक्तिशाली साधकों को शीघ्रता से तैयार कर सकते हैं। प्राचीन सम्राट की सेलेस्टियल ड्रैगन इमॉर्टल दायरे के लिए बनाई गई योजना में कई रेड डायमंड डेथ वॉरियर्स शामिल होंगे। विथर्ड वुड ट्रू लॉर्ड ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युआन भी गुप्त क्षेत्र में है। उसने 7 कलर्स पीक की ओर देखा। उसके चेहरे पर जटिल भाव थे। वृद्ध सम्राट प्रमुख संप्रदायों से घृणा करता था और किसी को भी नहीं बख्शता था। कुशल किसानों को लाने का मतलब किसी भी प्रकार की दया न दिखाना था। वृद्ध सम्राट ने पहले मार्ग से ही दिव्य ड्रैगन अमरलोक में प्रवेश किया होगा। सच्चे स्वामी पागल तलवार ने कहा। कुमू, 100 वर्ष से कम आयु के सभी साधकों को शीघ्र दिव्य ड्रैगन अमरलोक में भेज दो। 3 दिन बीत चुके हैं। हम ये तय नहीं कर सकते कि कितने शिष्य अभी जीवित हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृद्ध सम्राट की योजना को विफल किया जाए। यदि वह वास्तव में दिव्य ड्रैगन अमरलोक पर नियंत्रण कर लेता है तो हमारा विनाश निश्चित है। ठीक है, संप्रदाय के नेता कुमू ने दांत पीसते हुए कहा। दिव्य प्रकाश संप्रदाय में 100 से कम स्वर्णिम कोर साधकों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन संकोच करने का समय नहीं था। स्थिति को सुधारने की कोई भी उम्मीद तलाशने लायक थी। वह पहले ही इस बात को स्वीकार कर चुका था कि उसका दामाद कानफुलो और 7 कलर्स पीक का क्यू युआन शायद मर चुके हैं। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के शिष्यों का एक समूह दर्जनों या सैकड़ों रेड डायमंड गोल्डन कोर साधकों का सामना नहीं कर सकता था। डॉट 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 डॉट। बोरिंग। एक्टर होना बोरिंग है। डूबे हुए ताबूतों की भूमि में क्यू युआन ने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के अंतिम चरण के एक साधक को मार डाला और उसका सोल थॉट फ्लावर ले लिया। अब उनके पास 40 सोल थॉट फ्लावर्स थे। पहले तो उसने नाटक किया और कई किसानों को आने के लिए बहकाया, लेकिन फिर और कुछ नहीं आया। क्यू युआन को पता चल गया था कि उसकी योजना विफल हो गई है, लेकिन वह हतोत्साहित नहीं हुआ। उन्होंने वहां आने वाले कई लोगों से बहुत कुछ सीखा था। वह जानता था कि ये मृत्यु योद्धा कुछ गढ़ों की रक्षा कर रहे थे और अपने नेता को स्वर्गीय ड्रैगन अमरलोक में साजिश रचने में मदद कर रहे थे। गढ़ों की रक्षा करने का मतलब था कि वे वहां से निकल नहीं सकते थे। इसलिए जब उसे एक मजबूत गढ़ का पता मिला तो उसने लगातार शिकार करना और मारना शुरू कर दिया। सक्रिय हमला बेहतर है, मछली पकड़ना उबाऊ है। ये गोल्डन कोर कल्टीवेटर इतने कमजोर हैं जैसे आधे अधूरे बने उत्पाद हों। ऐसा लगता है कि एक सामान्य गोल्डन कोर की बराबरी करने के लिए इनमें से 4 या 5 की जरूरत होती है। ची युआन को इन गोल्डन कोर साधकों को मारना आसान लगा। उनके युद्ध कौशल कमजोर थे। उसने तो ये भी सोचा कि जिसने पहले छल से उसे नुकसान पहुंचाया था, यूलिंगलोंग, वह अकेले ही इन गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स में से 6 या 7 को मार सकती है। ये गोल्डन कोर कल्टीवेटर तेजी से बिकने वाले उत्पाद प्रतीत होते थे। क्यू युआन ने इस गढ़ को नष्ट कर दिया और अगले गढ़ की ओर बढ़ गया। इसी बीच क्यू युआन के सबसे नजदीकी गढ़ में 1 दर्जन साधक काम रहे थे। सर, वह आदमी हमारी ओर आ रहा है, एक मृत्यु योद्धा ने सोल थॉट फ्लावर के माध्यम से सूचना दी। पहले गढ़ में बैठे हुए लियांग चोंग का चेहरा गंभीर था। उन्हें पता था कि क्यू युआन पहले ही 2 गढ़ों को नष्ट कर चुका है। उनमें से एक में 7 गोल्डन कोर साधक थे जो एक छोटे संप्रदाय की तरह थे, लेकिन क्यू युआन ने इसे मिटा दिया था। एक तेज धार वाला चाकू लिए हुए क्यू युआन ने गोल्डन कोर के साधकों का कुत्तों की तरह कत्लेआम किया। लियांग चोंग को भी पता था कि वह क्यू युआन का मुकाबला नहीं कर सकता। ये किस तरह का राक्षस है? लियांग चोंग को डर महसूस हुआ। ऐसी प्रतिभा की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। क्या 7 कलर्स पीक का शिष्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में अभी स्थापित नहीं हुआ था?
उन्हें ये गोल्डन कोर के अंतिम चरण की तुलना में अधिक दमनकारी क्यों लगा? उसे ये भी संदेह था कि क्यूई युआन भेस बदलकर आया हुआ गोल्डन कोर का अंतिम चरण का साधक है। लियांग चोंग ने सख्ती से कहा, सभी लोग गढ़ एक पर एकत्रित हो जाओ। लियांग चोंग को लगा कि क्यूई युआन को हत्याएं जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सभी सैनिकों को गढ़ एक पर इकट्ठा करना शायद उन्हें फैलाकर रखने जितना प्रभावी न हो, लेकिन ये सबसे मजबूत रक्षा होगी जो क्यूई युआन को एक एक करके घुसपैठ करने से रोकेगी। समझा? डूबे हुए ताबूतों की भूमि में सभी मृत्यु योद्धा तेजी से गढ़ एक की ओर बढ़ गए। लियांग चोंग गढ़ संख्या 1 में खड़ा था और जैसे जैसे और योद्धा आते गए उसे अधिक सुरक्षित महसूस होने लगा। लगभग 300 मृत्यु योद्धा। देखते हैं वह कैसे इनसे पार पाता है। जब तक हम सम्राट की योजना सफल होने तक इस गढ़ पर कब्जा बनाए रखते हैं तब तक क्यूई युआन की मृत्यु हो जाएगी। लियांग चोंग ने ची युआन पर हमला करने के बारे में नहीं सोचा। इससे अप्रत्याशित जटिलताएं उत्पन्न हो सकती थीं। स्ट्रॉन्गहोल्ड 1 की रक्षा करना प्राथमिकता थी जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इतने सारे योद्धाओं की सुरक्षा को देखते हुए क्यूई युआन निश्चित रूप से उनसे बच जाएगा। उन पर हमला करना आत्मघाती होगा। हालांकि लियांग चोंग ने क्यूई युआन की ताकत और साहस को कमाका। आधे दिन बाद लियांग चोंग ने किले के बाहर एक सुस्त आकृति को प्रकट होते देखा। ची युआन ने एक कुल्हाड़ी उठाए, उसे ऊपर उठाया और कई योद्धाओं पर चिल्लाते हुए कहा, मैं स्वर्ग के मार्ग का एक आधारभूत साधक तुम्हें आत्मसमर्पण करने और मरने का आदेश देता हूँ। लियांग चोंग स्तब्ध रह गया। क्या सचमुच कोई इतना साहसी व्यक्ति था? लगभग 300 शक्तिशाली साधकों का सामना करते हुए वह भागा नहीं बल्कि उन्हें चुनौती दी। लगभग 300 मृत्यु योद्धाओं के साथ लियांग चोंग का साहस बढ़ गया। वह आकाश में उड़ गया और ची युआन को घूरते हुए बोला, मुझे लगा था कि तुम 7 कलर्स पीक के ची युआन नहीं होगे, लेकिन तुम हमें चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हो। वाकई पागल हो। तुम पागल हो। तुम्हारा पूरा परिवार पागल है। मैंने नैतिक चरित्र में पूरे अंक प्राप्त किए और मानसिक स्वास्थ्य में एस जोड़ ग्रेड प्राप्त किया और आप मुझे पागल कहते हैं। क्यूई युआन का गुस्सा और बढ़ गया। स्वर्ग के मार्ग के आधारभूत साधक के सामने तुम आत्मसमर्पण करने की हिम्मत नहीं करते और मुझे अपमानित भी करते हो। तुम मृत्यु को दावत दे रहे हो। ची युआन अपने तेजधार वाले हथियार के साथ किले में घुस गया। की युआन की इस धृष्टता को देखकर लियांग चोंग ने उपहास करते हुए कहा, मार डालो। लेकिन जल्द ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। ची युआन भीड़ों के बीच भेड़िए की तरह गढ़ में घुस गया। हालांकि रेड डायमंड गोल्डन कोर के साधक कमजोर थे, फिर भी वे गोल्डन कोर श्रेणी के थे। एक ही बार में उन्हें कैसे मारा जा सकता था? एक बार में 4 या 5 को। अपने तेज धार वाले चाकू के एक ही वार से सबसे करीब खड़े 5 गोल्डन कोर साधकों की सुरक्षा कागज की तरह चकनाचूर हो गई और प्रतिक्रिया करने से पहले ही वे 2 हिस्सों में बंट गए। एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या वह एक भेस बदले हुए नवोदित आत्मा साधक थे? क्या वह सचमुच स्वर्ग के मार्ग का मूलभूत साधक था? अगर वह होता भी तो क्या वह इतना ताकतवर हो सकता था? लियांग चोंग का आत्मविश्वास गायब हो गया। 300 योद्धाओं की मौजूदगी से मिलने वाली सुरक्षा खत्म हो गई। जल्दी करो, उसकी शक्ति खत्म हो गई है, उसे थका दो। लियांग चोंग को डर लगा लेकिन वह पीछे नहीं हटा। राजपरिवार ने उन्हें सब कुछ दिया। वह सम्राट को अपना पिता मानता था। वह सम्राट के लिए अपनी जान दे देगा। मृत्यु के समय भी वह किले की रक्षा करेगा। सचमुच पृष्ठभूमि में संगीत के साथ लड़ना एक अलग ही अंदाज देता है। यह एक खेल खेलने जैसा है। खून और मांस उतने भयावह नहीं लगते। ची युआन की ज़ेड स्लिप में संगीत बज रहा था जब वह कत्लेआम कर रहा था। वह खून से लथपथ था और वह सारा खून उसके दुश्मनों का था। ये गोल्डन कोर साधक ची युआन के लिए पानी के समान थे। उनका वध करना सहज था। एक अगरबत्ती की लौ से भी कम समय में किले के 1/5वें योद्धा मारे गए। अब खून से लथपथ क्यूई युआन अपने तेजधार वाले चाकू को लहराते हुए एक लापरवाह मृत्यु देवता की तरह दिख रहा था। संगीत जारी रखो, हत्याएं जारी रखो। ची युआन एक बार फिर भीड़ में घुस गया और उसने अपना नरसंहार फिर से शुरू कर दिया। हालांकि इनसे कोई अनुभव अंक प्राप्त नहीं हुए, लेकिन उनमें से प्रत्येक के पास एक सोल थॉट फ्लावर था। बहुत मूल्यवान। वह अपने शत्रुओं के प्रति कभी दयालु नहीं था। मार डालो, लियांग चोंग ने दहाड़ते हुए मृत्यु योद्धाओं को आदेश दिया। मृत्यु के योद्धाओं ने उच्च मनोबल दिखाया। सम्राट के लिए जान दे दो, महान शान के लिए लड़ो, मारो मारो मारो। ऐसा लग रहा था मानो वे अपने जीवन का सबसे नेक कार्य कर रहे हों। अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए क्यूई युआन अविचलित था। दिमागी तौर पर नियंत्रित मृत्यु योद्धा सामान्य पात्रों से भिन्न नहीं थे। यदि उनके स्वामी उन्हें अपने माता पिता, पत्नियों और बच्चों को मारने का आदेश देते तो वे बिना किसी झिझक के ऐसा कर देते। साधना की दुनिया में मस्तिष्क को धोना और भी भयावह था। समय तेजी से बीतता गया और धीरे धीरे रात हो गई। कि युआन के चारों ओर मृत्यु योद्धाओं के एक के बाद एक जत्थे गिरते चले गए। अंत में केवल 1 दर्जन लोग ही बचे थे जो डर के बजाय गुस्से से क्यूई युआन को घूर रहे थे। सम्राट के लिए जान दे दो। बचे हुए योद्धाओं ने ची युआन पर हमला कर दिया। उनके स्वर्णिम कोर फट गए। उन्होंने आत्मविनाश का मार्ग चुना। लेकिन रेड डायमंड गोल्डन कोर के साधक इतने कमजोर थे कि आत्मविनाश से भी कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। ची युआन ने अपने शरीर पर लगे मांस के टुकड़ों को झाड़ दिया। अपने तेज धार वाले चाकू को पकड़े हुए एक बड़े खलनायक की तरह उसने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, तुम आखिरी बचे हो। लियांग चोंग की निगाहें दृढ़ थीं। उन्होंने भला पकड़ रखा था, मानो वह साम्राज्य के सबसे वफादार योद्धा हों। मारना। भला अजगर की तरह तेजी से आगे बढ़ा और रक्षात्मक संरचना को चीरता हुआ निकल गया। लेकिन ब्लैक माउंटेन सेक्ट के गुरु के बराबर शक्तिशाली इस प्रहार को क्यूई युआन ने आसानी से चकमा दे दिया। उसने अपने तेज धार वाले चाकू से लियांग चोंग की छाती और पेट पर वार किया। लियांग चोंग के शरीर से जीवन शक्ति समाप्त हो गई। उसकी आंखों में उलझन झलक रही थी। क्यों? वह इतना ताकतवर क्यों था? क्योंकि मैं स्वर्ग के मार्ग का आधारभूत साधक हूँ। क्यूई युआन ने एक और वाक्य नहीं जोड़ा। वह ची रिफाइनिंग के दौरान भी गोल्डन कोर के साधकों को मार सकता था। उसे डर था कि वह आदमी ईर्ष्या से भर जाएगा, अपनी कब्र से बाहर निकल आएगा और रात में उस पर हमला कर देगा। क्या ये सब खत्म हो गया? खून से लथपथ क्यूई युआन ने लाशों की ओर देखा।
वह नीचे बैठ गया और आत्मा विचार के सभी फूलों को इकट्ठा करने लगा। उसने जमीन की ओर एक नज़र डाली, उसे लगा कि यह आसपास के वातावरण से मेल नहीं खाती। उसने अपना पैर पटका, जमीन धंस गई और शव उसमें दब गए। उसने दोबारा पैर पटका और जमीन फिर से सामान्य हो गई। अगर कोई आता भी तो उसे पता नहीं चलता कि यहाँ लगभग 300 शक्तिशाली साधकों को दफनाया गया है। ची युआन ने अपनी कुल्हाड़ी पकड़े हुए चिल्लाकर कहा, मैंने तुम्हारा घर नष्ट कर दिया है, क्या तुम बाहर नहीं आओगे? उसे आसपास किसी की मजबूत उपस्थिति का आभास हुआ जो कुछ साजिश रच रहा था। एक शत्रु होने के नाते वह उन्हें सफल नहीं होने दे सकता था। अध्याय 89। सफेद चांदनी के लिए माथे पर एक हल्की सी चोट, सुनहरा केंद्र एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। आकाशीय ड्रैगन के गुप्त क्षेत्र में ब्रेकिंग वुल्फ ने अपने सामने खड़े 5 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी अवमानना झलक रही थी। क्या एकजुट होने पर भी आप इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते? हाल ही में उनका सामना डिवाइन लाइट सेक्ट, फ्लोटिंग माउंटेन और अन्य संप्रदायों के कई लोगों से हुआ था और उन्होंने उन्हें आसानी से खदेड़ दिया था। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 5 अंतिम चरण के कल्टीवेटर एक साथ मिलकर कुछ गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स को भी सतर्क कर सकते हैं, लेकिन ब्रेकिंग वुल्फ ने अपनी रेडियंट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए आसानी से उन 5 को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मुंह के कोने पर खून लगा हुआ कान फुलौ बेहद सतर्क दिख रहा था। प्रकाश महल से आए किसी व्यक्ति से यही उम्मीद थी। लेई वेन और म्याओली भी बुरी तरह घायल हो गए। फ्लोटिंग माउंटेन के तलवारबाज अपनी बेजोड़ आक्रमण शक्ति के लिए जाने जाते थे, लेकिन ब्रेकिंग वुल्फ की रेडियंट स्वॉर्ड के सामने वे शक्तिहीन प्रतीत हुए। क्या तुमने मुझे याद दिलाने के लिए उस भव्य हॉल में शेखी नहीं मारी थी, सफेद बालों वाले आदमी? ब्रेकिंग वुल्फ ने अपनी चमकती लंबी तलवार पकड़ी हुई थी जो मानो सूरज की रोशनी में लिपटी हुई चमक रही थी। तुम्हारा वह छोटा भाई अब कहाँ है? क्या वह कहीं छिप गया है? क्या उसने आकाशीय ड्रैगन गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते ही बटेर की तरह गड्ढा खोदकर खुद को दफना लिया? म्याओली ने अपने दांत पीसते हुए ठंडी निगाहों से ब्रेकिंग वुल्फ को घूरा। ब्रेकिंग वुल्फ के होंठों पर मुस्कान आ गई। लगता है वो सचमुच डरा हुआ है। चूंकि वो बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा तो मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। कान फुलौ ने अपनी झाड़ू लहराते हुए कहा, मैं दिव्य प्रकाश संप्रदाय के गुरु का दामाद हूँ, पंच प्रकाश शिखर के शिखर गुरु का निजी शिष्य हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? उसके सफ़ेद बाल धीरे धीरे काले होने लगे थे। अचानक ब्रेकिंग वुल्फ की आंखों में गंभीरता का भाव दिखाई दिया। इस बार तो तुम भाग्यशाली हो। ब्रेकिंग वुल्फ तेजी से प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया और दृष्टि से गायब हो गया। म्याओली असमंजस में दिखी। क्या हो रहा है? वह अचानक क्यों चला गया? लेई वेन ने कानफुलों की ओर एक नज़र डाली। उसकी आंखों में गहरी सतर्कता झलक रही थी। इसी क्षण कानफुलों ने पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। अंकल मास्टर ली शियाओ, अंकल मास्टर पेंगलोंग, आप यहाँ क्यों आए हैं? दूर से सफ़ेद रोशनी के कई बड़े समूह तेजी से उनकी ओर उड़ते हुए आ रहे थे। कुछ ही पलों में दिव्य प्रकाश संप्रदाय के दर्जनों साधक वहां पहुंच गए। उनका नेतृत्व हरे रंग के चेहरे वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति ली शियाओ कर रहा था। कानफुलों को देखकर ली जियाओ को राहत महसूस हुई। शुक्र है तुम अभी भी जीवित हो। गुरुजी, आप आकाशीय ड्रैगन गुप्त क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर गए? क्या बाहर कुछ हुआ था? कानफुलों ने तुरंत पूछा। चाचा मास्टर्स का अचानक आगमन किसी महत्वपूर्ण घटना के घटित होने का संकेत था। ली शियाओ ने बाहर घटी घटनाओं के बारे में भीड़ को सच्चाई से बताया। खबर सुनते ही सबके चेहरे बेहद गंभीर हो गए। क्या बूढ़े सम्राट ने अपनी मृत्यु का नाटक किया और गुप्त रूप से रेड स्वॉर्ड सेक्ट के साथ मिलीभगत की? कानफुलों को कुछ समझ आया। उसे सब कुछ पता चल गया। तो 5वें राजकुमार और अन्य लोगों की हत्या दूसरे राजकुमार ने नहीं की थी। दरअसल ये बूढ़े सम्राट ने किया था। कानफुलों ने जल्दी से ली शियाओ और अन्य लोगों को पश्चाताप करने वाले ड्रैगन हैंड द्वारा मारे गए शवों को दिखाने के लिए ले गया। उन्हें देखकर ली शियाओ का चेहरा पानी की तरह काला पड़ गया। आमतौर पर शांत रहने वाले पेंगलोंग ने कहा, मैं एक नवजात आत्मा की आभा को महसूस कर सकता हूँ। क्या बूढ़ा सम्राट एक नवोदित आत्मा बन गया है? कानफुलों के चेहरे का भाव अप्रत्याशित रूप से बदल गया। दिव्य ड्रैगन के गुप्त क्षेत्र में छिपी हुई एक नवजात आत्मा की कल्पना करना भी भयावह था। अच्छा हुआ कि तुम अभी भी जीवित हो। चलो जल्दी से सेलेस्टियल ड्रैगन सीक्रेट दायरे से निकल चलते हैं, ली शियाओ ने दृढ़ता से कहा। इसी क्षण पेंगलोंग ने फिर पूछा कि युआन कहाँ है? भीड़ में क्यों युआन का कोई निशान नहीं था? छोटे भाई की युआन को पुराने सम्राट के सहयोगियों को ढूंढने जाना चाहिए था। यह मेरी गलती है। मैंने दिव्य ड्रैगन गुप्त क्षेत्र के खतरों को कम करके आंका। जबकि युआन ने आत्मा विचार फूल का जिक्र किया तो कानफुलों को उसका महत्व समझ में आया। क्यों युआन बिना कारण बताए चला गया था, लेकिन कानफुलों ने अनुमान लगाया कि वह आत्मा विचार के फूलों को हथियाने के लिए दूसरे राजकुमार के सहयोगियों को खोजने गया था। एक बड़े भाई के रूप में कानफुलों अपने छोटे भाई की इच्छा को छीनना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उस समय कुछ नहीं कहा। क्या वह पुराने सम्राट के सहयोगियों को खोजने गया था? ली शियाओ चिंतित था। चाचा ली शियाओ, कृपया अन्य लोगों को दिव्य ड्रैगन गुप्त क्षेत्र से बाहर ले आइए। संप्रदाय के गुरु के दामाद और पंचप्रकाश शिखर के शिखर गुरु के निजी शिष्य के रूप में मुझे अपने छोटे भाई को वापस लाना ही होगा, कानफुलों ने न्यायपूर्ण भाव से कहा। ली शियाओ चुपचाप खड़ी सोच रही थी। पांगलोंग, तुम इन्हें वापस ले आओ। मैं कानफुलों के साथ क्यू युआन को ढूंढने जाऊंगी। डूबे हुए ताबूतों की भूमि में बैंगनी वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति से एक भयावह आभा निकल रही थी। अचानक उसने मुंह भरकर खून खांस दिया। उसने गहरी नजरों से पीछे देखा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। क्रिस्टल का एक ताबूत तरल जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा से लिपटा हुआ था जो अनगिनत लताओं से घिरा हुआ था। अभी अभी एक रहस्यमयी शक्ति खींच रही थी, मानो क्रिस्टल के ताबूत को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। लेकिन फिर वह बल एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह क्षीण हो गया। कौन? बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति क्रोध से दहाड़ा। वह कई दिनों से कोशिश कर रहा था, लेकिन सब व्यर्थ था। उन्हें समझ आ गया था कि उस महान कृषक द्वारा बताई गई विधि व्यर्थ थी। ये प्रयास व्यर्थ ही था। फिर भी वह कोशिश करता रहा, लेकिन गणों से प्राप्त शक्ति अचानक समाप्त हो गई, जिससे कोई उम्मीद नहीं बची।
क्रोधित होकर वह उस स्थान से चला गया क्योंकि वह अपना क्रोध प्रकट करने में असमर्थ था। इसी बीच गढ़ के बाहर क्यूई युआन ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में एक सुकून भरी मुस्कान थी। क्या वो बड़ा आदमी अब भी मुझसे प्यार करता है और मेरी ताकत परखने के लिए एक वैकल्पिक नवजात आत्मा को भेज रहा है? बेशक क्यूई युआन ये भी जानती थी कि उस बड़े आदमी का प्यार सीमित था। अगर उसे मौका मिलता तो वह निश्चित रूप से क्यूई युआन को लकड़ी के घर से बाहर निकाल देता। क्यूई युआन अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए घास के मैदान पर खड़ा था, उसकी आस्तीन हवा में लहरा रही थी। आकाश में बैंगनी वस्त्रधारी आकृति तेजी से पास आए और क्यूई युआन से 1 मील दूर रुक गई। तुम हो ची युआन? बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अविश्वास भरी निगाहों से देखा। उसे खून की तेज गंध आ रही थी। इसका मतलब यह था कि सभी 300 मृत्यु योद्धा मारे गए। वह इसे समझ नहीं सका। क्यूई युआन यहाँ क्यों था? भले ही क्यूई युआन रुवान यिक्सी का बेटा था, फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या ऐसा हो सकता है कि रुवान यिक्सी का साधना स्तर? बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के दिल में भय घर कर गया। लेकिन ये याद रखते हुए कि ये दिव्य ड्रैगन का गुप्त क्षेत्र था जहां 100 वर्ष से अधिक आयु के लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे, उसने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। अब वह एक नवोदित आत्मा थे। तुमने उन सबको मार डाला। आत्मविश्वास से भरे हुए बैंगनी वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने क्यूई युआन की ओर देखा। हाँ, वे सब पैरों के नीचे हैं, क्यूई युआन ने धीरे से कहा। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? बूढ़े आदमी को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन अपनी निकट मृत्यु और अपनी आत्मा की शक्ति को याद करके उसकी चिंता दूर हो गई। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने उन सबको कैसे मार डाला? क्योंकि मैं एक स्वर्ग दाव फाउंडेशन प्रतिष्ठान हूँ, क्यूई युआन ने आत्मविश्वास से कहा। एक स्वर्ग दाव फाउंडेशन की स्थापना? बूढ़े व्यक्ति की आंखों में पहले आश्चर्य फिर निराशा के भाव दिखाई दिए। वह क्यूई युआन पर विश्वास करता था, अन्यथा ये समझाने का कोई तरीका नहीं था कि वे सभी 300 मृत्यु योद्धा क्यों मर गए थे। उन्हें यह नहीं पता था कि हेवन दाव फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कितना शक्तिशाली है, लेकिन पूर्वी भूमि के हेवन प्राइड लिस्ट के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधक भी गोल्डन कोर के साधकों को मार सकते थे। हेवन दाव फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट द्वारा गोल्डन कोर कल्टिवेटर्स को मारना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हेवन दाव फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, हेवन दाव फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट। बूढ़े व्यक्ति ने राहत भरे चेहरे के साथ बुदबुदाया। लगता है मेरी सारी योजनाएं व्यर्थ हो गईं। हेवन दाव फाउंडेशन की स्थापना का अर्थ था कि रुवान यिक्सी या क्यूई युआन के पीछे कम से कम यिन देवता स्तर पर एक भयावह अस्तित्व था। अन्यथा स्वर्ग शिरा ऊर्जा को पकड़ना असंभव होगा। एक यिन देवता के समान सर्वोच्च समर्थन के बावजूद उसकी सारी योजनाएं व्यर्थ थीं। हालांकि उसकी आंखों में एक क्रूर भाव आ गया। अपने महान शान के साथ समाधि तक एक स्वर्ग दाव फाउंडेशन प्रतिष्ठान को ले जाना बुरा नहीं है। कि युआन का चेहरा शांत रहा। क्या तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो? पहली बात तो यह है कि मैं किसी के साथ कब तक नहीं जाऊंगा। दूसरी बात, महान शान का पतन नहीं होगा। इसकी जरूरत ही क्या है? केवल तुम ही मरोगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम महान शान का प्रतिनिधित्व करते हो? क्या तुम बहुत लंबे समय से सम्राट हो, सामंती सोच से प्रभावित हो गए हो? अपने अंतिम क्षणों में जिद्दी बूढ़ा सम्राट ठीक से सोच नहीं पा रहा था। उस क्षण शक्तिशाली नवजात आत्मा की ऊर्जा का विस्फोट हुआ। महान शान मेरा है। इस गर्जना के साथ गोल्डन कोर से 10 गुना अधिक शक्ति क्यूई युआन की ओर अग्रसर हुई। वृद्ध सम्राट ने अपनी सबसे शक्तिशाली दिव्य क्षमता पश्चातापी ड्रैगन हाथ का प्रयोग किया। नवजात आत्मा के साधकों और निम्न स्तर के साधकों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि वे अपनी नवजात आत्मा के माध्यम से दिव्य क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। दैवीय क्षमता एक उन्नत मंत्र है। एक नवजात आत्मा के साधक की दिव्य क्षमता एक छोटे से जिले के सभी आम लोगों को पल भर में नष्ट कर सकती है। क्यूई युआन के सिर के ऊपर एक विशालकाय अजगर का पंजा संघनित हुआ, जिससे एक ऐसी शक्ति उत्सर्जित हुई जो गोल्डन कोर की शक्ति से कहीं अधिक थी। उसका पंजा तेज और घातक था, जो गोल्डन कोर के साधक को कुचलने और उसके गोल्डन कोर को विस्फोटित करने में सक्षम था। क्यूई युआन को तीव्र खतरे का एहसास हुआ। सचमुच मेरी स्वर्ग दाव नींव स्थापना सबसे मजबूत नहीं है, क्योंकि मैं उस विशालकाय व्यक्ति को हरा नहीं पाया। एक नवजात आत्मा भी मुझे चुनौती दे सकती है। बिना सोचे समझे क्यूई युआन ने उसका डटकर सामना किया। हालांकि उनकी हेवन दाव फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की शक्ति सीमित प्रतीत होती थी, फिर भी जो कुछ सामने आया वह उल्लेखनीय था। पश्चाताप से भरे ड्रैगन के हाथ और क्यूई युआन की छुरी के बीच भयंकर टकराव हुआ। आश्चर्यजनक रूप से आसपास का वातावरण काफी हद तक बरकरार रहा। नवजात आत्मा के स्तर पर माना पर पूरी तरह से नियंत्रण होता था। हमले में कोई बर्बादी नहीं होती थी, जिससे न्यूनतम संपार्श्विक क्षति होती थी। सारी ऊर्जा प्रतिद्वंदी की ओर निर्देशित थी। क्लीवर और रिमोर्सफुल ड्रैगन हैंड के बीच बराबरी का टकराव हुआ। बूढ़े आदमी के चेहरे पर खौफ के भाव थे। तुम किस तरह के राक्षस हो? एक शक्तिशाली स्वर्ग दाव फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट भी एक नवजात आत्मा का सामना नहीं कर सकता। यद्यपि उसकी नवजात आत्मा कमजोर थी, फिर भी वह एक वास्तविक नवजात आत्मा थी। परिवार के 2 नवजात आत्माओं ने अपना जीवन काल उन्हें कानून सौंपने में व्यतीत किया और एक महान साधक ने सहायता के लिए एक फरमान भेजा। फिर भी उनकी प्रतीत होने वाली पूर्ण शक्ति वाली दैवीय क्षमता अवरुद्ध हो गई। सचमुच एक नवजात आत्मा का प्राचीन राक्षस, क्यूई युआन चिल्लाया। उस पश्चातापी ड्रैगन हाथ के एक ही वार से मेरी रक्तवाहिकाएं फट गईं। सेलेस्टियल ड्रैगन सीक्रेट दायरे में प्रवेश करने के बाद ये पहली बार था जब क्यूई युआन घायल हुआ था। उन्होंने नवजात आत्मा की शक्ति को पहचाना। बूढ़े सम्राट ने शक भरी निगाहों से क्यूई युआन को देखा। ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्यूई युआन को कोई चोट पहुंचाई हो। रक्तवाहिकाएं कैसे फटी? उसने तो कुछ भी नहीं देखा। मेरी छोटी छोटी नसों में भी दर्द हो रहा है। तुम तो बड़े दयनीय हो। ची युआन ने अपना हाथ हिलाते हुए बूढ़े सम्राट की ओर इशारा किया, मानो उन पर किसी अपराध का आरोप लगा रहा हो। आरोप के बिना उसकी रक्तवाहिकाएं जल्द ही ठीक हो जाएंगी। अरे बदमाश, मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? बूढ़ा सम्राट क्रोधित हो उठा। उन्होंने अपने दमित जीवन को याद किया। सर्वोच्च शासक होने के नाते उसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। महान शांग साम्राज्य पूरी तरह से 3 प्रमुख संप्रदायों के नियंत्रण में था। उन्होंने अपमान सहा, अंतहीन गालियों का सामना किया।
अब उसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के एक साधक द्वारा अपमानित किया जा रहा था। वह बोले, इसे सहन न कर पाने के कारण वह दहाड़ा और ची युआन पर झपटा। क्यू युआन को आश्चर्य नहीं हुआ। जीवन भर दमन झेलने के बाद मृत्यु से पहले पागल हो जाना अप्रत्याशित नहीं था। मैंने अपनी ताकत का आकलन कर लिया है, इसलिए आपका मिशन पूरा हो गया है, अब आप जा सकते हैं। नवजात आत्मा वाले प्राचीन राक्षस की शक्ति का परीक्षण करने के बाद क्यू युआन निडर था। वह उसे आसानी से मार सकता था। इतना कहकर क्यू युआन ने अपने जेड स्लिप से संगीत चालू कर दिया। सम्राट के अंत के लिए एक संगीत की आवश्यकता थी। अपने तेज धार वाले हथियार को पकड़े हुए क्यू युआन ने बूढ़े सम्राट पर हमला कर दिया। मुझे देखो, तेजस्वी तलवार। कई गुप्त तकनीकों में से सबसे संतुलित दीप्तिमान तलवार का चयन करते हुए क्यू युआन ने बूढ़े सम्राट को उनके मार्ग पर विदा किया। असीम रक्त ऊर्जा से लिपटी पवित्र तेजस्वी तलवार से अनंत प्रकाश निकल रहा था। तेज धार वाले हथियार से चलाई गई इस तलवार ने बूढ़े सम्राट पर प्रहार किया। बूम! बूढ़ा सम्राट आकाश से नीचे गिर पड़ा। उसकी आभा तेजी से क्षीण हो रही थी। प्रारंभिक नेसेंट सोल से लेकर लेट गोल्डन कोर तक, मध्य गोल्डन कोर तक और अंत में लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर रुकते हुए उनका बुरा और कमजोर चेहरा मृत्यु के भाव से भरा हुआ था। उन्होंने ची युआन को घृणा भरी निगाहों से देखा। अगर मेरा भी तुम्हारे जैसा ही हाल होता तो मैं इस हालत में क्यों पहुंचता? ये दुनिया इतनी अन्यायपूर्ण क्यों है? तुम एक नन्हे बच्चे, विलासिता में रहते हो, गुरुओं द्वारा संरक्षित हो, तुम्हारा जीवन सुगम है। यहाँ तक कि एक अयाश भी स्वर्ग दाव फाउंडेशन प्रतिष्ठान का सदस्य बन सकता है। क्यों? उन्होंने अनगिनत अपमान सहे, अडिग रहे, फिर भी उनका अंत ऐसा हुआ। वह निश्चुप था। ची युआन ने बूढ़े सम्राट की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, मैं आपके अतीत को नहीं जानता, इसलिए मैं आपका न्याय नहीं करूंगा। मैं बस आपको परलोक भेज दूंगा। बूढ़े सम्राट को खांसी आई और उनके मुंह से मटमैला खून बहने लगा। तुम भी दिव्य ड्रैगन गुप्त क्षेत्र की तलाश में हो, है ना? हाँ, मैं असफल हो गया। बस 1 घंटे में वह क्रिस्टल का ताबूत यहाँ से ले जाया जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है और न ही आपको आएगा। इसके साथ ही बूढ़े सम्राट ने अपना सिर झुकाया और वहीं दम तोड़ दिया। उनके चेहरे पर अनिच्छा के भाव स्पष्ट थे। एक विशाल राजवंश के शक्तिशाली सम्राट की वहां मौन मृत्यु हो गई। क्यू युआन बूढ़े सम्राट के बगल में खड़ा था, अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। कितनी अफसोस की बात है, वह अपने साथ कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं ले गया, यहाँ तक कि आत्मा को उन्नत करने की तकनीक भी नहीं। क्यू युआन निराश था। पुराने सम्राट की हत्या करके उसे कोई ठोस लाभ नहीं हुआ। उसे बस इतना ही फायदा हुआ कि उसे अपनी ताकत का स्तर समझ आ गया। क्या काला मुर्गा बूढ़ा दानव अभी भी नवजात आत्मा के अंतिम चरण में है? अभी भी परेशानी है। क्यू युआन ने आह भरी। काला मुर्गा नाम का पुराना दानव एक मंडराता हुआ खतरा बना रहा। ये सब उस बड़े आदमी की गलती थी जिसने उसे स्वर्ग दाव फाउंडेशन की स्थापना पूरी तरह से हासिल नहीं करने दी। अन्यथा, जैसा कि आइस क्वीन ने कहा था, एक सच्चा हेवन दाव फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट बातों को वास्तविकता में बदल सकता है। उस काले मुर्गे जैसे बूढ़े दानव को मारना उतना ही आसान होगा जितना किसी मुर्गी को मारना। लगभग 100 सांसों के बाद आकाश से प्रकाश की एक धारा गिरी। ब्रेकिंग वुल्फ सफेद वस्त्र पहने खुशी से भरे चेहरे के साथ क्यू युआन के पास प्रकट हुआ। दूर से ही मुझे रेडियंट स्वॉर्ड की आभा का आभास हुआ। तो आप डिवाइन फ्लावर सेक्ट से हैं? पहले हताश दिख रही ची युआन ब्रेकिंग वुल्फ को देखकर खिल उठी। व्हाइट मूनलाइट, आखिरकार तुम आ ही गई। ब्रेकिंग वुल्फ ने ची युआन के बगल में पड़े शव पर एक नजर डाली। उसके होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। रेडियंट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके एक दिवंगत फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर को मार डाला। तुम्हारी ताकत तो बस औसत दर्जे की है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि असली रेडियंट स्वॉर्ड क्या है। यह न जानते हुए कि वह शव एक नवजात आत्मा थी, ब्रेकिंग वुल्फ ने आगे कहा, तेजस्वी तलवार से मरना एक सम्मान की बात है। ईस्टलैंड की हेवन प्राइड लिस्ट के शीर्ष 700 लोगों में से एक होने के नाते उनके पास मौजूद रेडियंट स्वॉर्ड का संस्करण क्यू युआन के संस्करण से बेहतर था। ची युआन की आंखें चमक उठीं। तो ये रेडियंट स्वॉर्ड का उन्नत संस्करण है, यह मेरा होगा। सचमुच, जैसा कि लूफी ने कहा, तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं जूलियन हुआ जितना मूर्ख हूँ? रास्ते में ब्रेकिंग वुल्फ का सामना डेविल डिजायर सेक्ट के 2 सदस्यों से हुआ और उसने उन दोनों को मार डाला। लूफी के माध्यम से उसने डूबे हुए ताबूतों की भूमि में प्रवेश करने का तरीका और वहां की स्थिति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। जैसे पागल क्यू युआन डूबे हुए ताबूतों की भूमि में था। लूफी की मृत्यु से पहले वह एक आपदा को टाल रही थी, यह न जानते हुए ब्रेकिंग वुल्फ को इसकी परवाह नहीं थी। अहंकार और पूर्वाग्रह, जिसे स्वर्ग का गौरव कहा जाता है, ने उसे महान शान के तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों के प्रति तिरस्कार का भाव रखने के लिए प्रेरित किया। तेजस्वी तलवार का प्रकोप। ब्रेकिंग वुल्फ के शरीर से एक पवित्र आभा निकल रही थी। मेरी तलवार गोल्डन कोर को मार सकती है, इतना कहकर उसने प्रहार किया। वह चाहता था कि स्थानीय लोग देखें कि स्वर्ग का सच्चा गौरव क्या होता है। आकाश से एक विशाल प्रकाश की तलवार उतरी और सीधे क्यू युआन की ओर बढ़ने लगी। ये देखकर क्यू युआन ने अपना सिर हिलाया। गोल्डन कोर को मारने के लिए रेडियंट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना सरासर व्यर्थ था। तुम्हें मारने के लिए मुझे चाकू या तलवार की जरूरत नहीं, बस एक झटके की जरूरत है। क्यू युआन ने अपना अंगूठा और मध्यमा उंगली आगे बढ़ाए। स्नैप! उसकी मध्यमा उंगली झटके से निकली और उस भयानक प्रकाश तलवार से टकरा गई। दरार! शक्तिशाली प्रकाश की तलवार पल भर में चकनाचूर हो गई। उस झटके का असर ब्रेकिंग वुल्फ के माथे पर पड़ा। जल्दी से आना! प्रकाश की तलवार से वुल्फ का दिल और आत्मा चकनाचूर हो गई। युवक की बड़बड़ाहट सुनकर उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। आपके चरणों में सैकड़ों स्वर्णिम कोर साधक विराजमान हैं। मैंने अभी रेडियंट स्वॉर्ड से जिसे मारा, वह एक नेसेंट सोल था। तुम मेरी श्वेत चांदनी हो। मैं तुम पर चाकू या तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकता, बस एक कोमल स्पर्श ही काफी है। क्या मैं आज पर्याप्त विनम्र था? अरे नहीं, बहुत ज्यादा जोर लगा दिया। इस झटके ने मेरी व्हाइट मूनलाइट को खराब कर दिया। क्यू युआन मुस्कुराते हुए ब्रेकिंग वुल्फ की ओर चल पड़ा। ब्रेकिंग वुल्फ के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। वह बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था।
मन ही मन उसने फुसफुसाया, पागल। उसकी सांसें थम गईं। क्यू युआन झुककर अपना लूटा हुआ सामान इकट्ठा करने लगा। बहुत बढ़िया, ढेर सारे आध्यात्मिक पत्थर। उन मृत्यु योद्धाओं और बूढ़े सम्राट को मारने से आत्मा विचार के फूलों के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अंततः व्हाइट मूनलाइट बहुमूल्य वस्तुएं लेकर आए। सफ़ेद चांदनी कितनी दयालु है, कितने सारे उपहार लेकर आई है। मैं इसे कैसे स्वीकार करूं? ची युआन ने ब्रेकिंग वुल्फ के स्टोरेज बैग में तलाशी ली। उन्हें जेड ग्रेड की 7 तकनीकें, मिस्टिक ग्रेड की 2 तकनीकें और रेडियंट स्वॉर्ड का एक उन्नत संस्करण मिला। वाह, क्यू युआन को लगा कि सेलेस्टियल ड्रैगन सीक्रेट दायरे की यह यात्रा सार्थक रही। एक बार पूरी तरह से आत्मसात कर लेने पर ये तकनीकें अन्य तकनीकों को देखने के दौरान उनकी अंतर्दृष्टि को बढ़ाएंगी। उनकी क्यूआन सूत्र में और प्रगति हो सकती थी। साथ ही सोल थॉट फ्लावर्स भी, ये तो दोहरा आशीर्वाद है। सोल थॉट फ्लावर्स आत्मा को शक्ति प्रदान कर सकते हैं, जिससे क्यू युआन की युद्ध शक्ति में वृद्धि होगी और दूसरे गेम में प्रवेश करने की उसकी संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, सेलेस्टियल ड्रैगन सीक्रेट दायरे को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। अब जाने का समय है। नहीं, मुझे उस क्रिस्टल ताबूत की जांच करनी चाहिए जिसके बारे में बुरा सम्राट साजिश रच रहा था। क्या होगा अगर यह आत्मा के विचारों से भरे फूलों से भरा हो? 13 आशीर्वाद। अध्याय 90। एक सुनहरी हवा और ज़ैडोस का मिलन, और ये दुनिया के अनगिनत मिलनों को भी पार कर जाता है। स्वर्णिम कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। ची युआन प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गया और गुप्त क्षेत्र में और गहराई तक चला गया। अचानक वह जम गया। दूर से आध्यात्मिक ऊर्जा एक धारा की तरह बह रही थी, जो लगातार एक क्रिस्टल ताबूत पर गिर रही थी। किसी अज्ञात स्रोत से निकली लताएं लहरा रही थीं, मानो धीरे धीरे क्रिस्टल के ताबूत को घसीटकर दूर ले जा रही हों। क्रिस्टल के ताबूत के अंदर एक ऐसी आकृति पड़ी थी जिससे क्यू युआन बहुत अच्छी तरह परिचित था। उसका जिया क्रिस्टल के ताबूत में किसे देखा, ये देखकर क्यू युआन ने अपनी छुरी को कसकर पकड़ लिया और अपनी सारी ऊर्जा को चरम सीमा तक प्रवाहित किया। एक ही वार से आकाश कांप उठा। ये वार रेडियंट स्वॉर्ड से कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये क्रिस्टल के ताबूत को उठाने की कोशिश कर रही लताओं से टकरा गया। उफ! क्यू युआन के मुंह के कोने से खून की एक बूंद रिस उठी, लेकिन लताएं अप्रभावित रहीं और क्रिस्टल के ताबूत को खींचने की उनकी गति और भी तेज हो गई। ची युआन की आंखों में उमड़ते विभिन्न भाव गायब हो गए और उनकी जगह अत्यधिक शांति छा गई। अपनी छोटी दुल्हन को देखकर वह एक पल के लिए अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसका दिमाग क्षण भर के लिए अस्त व्यस्त हो गया। अब शांत होकर उसने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ एक होकर। वास्तव में उसने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जब तक वह और शियाओजिया एक ही स्थान पर होते, दूरी चाहे कितनी भी हो, वह उसके पास ही प्रकट हो जाती। ची युआन की निगाह पड़ते ही अटूट लताएं अचानक टूट गईं। क्रिस्टल का ताबूत खुला और चमकीले लाल रंग की शादी की पोशाक पहने एक आकृति, मानो अपनी आत्मा के साथ ठोस आध्यात्मिक ऊर्जा पर कदम रखती हुई दिखाई दी। सभी लताएं बेतहाशा बढ़ने लगी, उसकी छोटी दुल्हन को कसकर लपेटते हुए उसे घसीटने लगी और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगी। फिर भी वह दृढ़ता से क्यू युआन की ओर बढ़ती रही। उसके कदमों की आवाज़ तो नहीं हुई, लेकिन वे इतने शक्तिशाली थे मानो वह ची युआन के दिल पर कदम रख रही हो। बैलें एक एक करके टूट गईं। शादी का जोड़ा मानो डगमगा रहा था। बेवकूफ़ छोटी दुल्हन, क्यू युआन ने धीरे से पुकारा। उसने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से लताओं पर वार करने लगा। लताएं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थीं, लेकिन क्यू युआन उन्हें काटता रहा। छोटी दुल्हन लड़खड़ा गई और लताओं से बाधित होकर आगे बढ़ने में असमर्थ हो गई। वह जानता था कि देखने में सरल लगने वाले ये 100 कदम उसके लिए बेहद कठिन थे। जैसे जैसे क्यू युआन लताओं को काटता रहा, छोटी दुल्हन कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ती गई। उसके मुंह से खून टपक रहा था और क्यू युआन के चेहरे पर आत्मनिंदा वाली मुस्कान आ गई। आपके पति अभी भी बहुत कमजोर हैं। ऐसा लगा मानो एक अनंत काल बीत गया हो और अंत में अनगिनत बाधाओं को पार करते हुए वह उसके पास प्रकट हुई। पल भर में खून जैसे लाल रंग का कवच की युआन के शरीर को ढक लिया। लगभग 100 मीटर लंबा खड़ा वह व्यक्ति खून जैसे लाल रंग के नुकीले कांटों से ढका हुआ था, जो एक सौम्य यमराज जैसा दिखता था। समलन अवस्था शीघ्र ही समाप्त हो गई। छोटी दुल्हन एक पतली शादी की पोशाक में बदल गई जो नीचे गिर गई और क्यू युआन ने उसकी परिचित ठंडी कमर को पकड़ लिया। उसने अपनी बेहोश छोटी दुल्हन को देखा और अनायास ही उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसे कसकर पकड़े हुए वह मानो उस चिन्ह पर लिखे अर्थ का साक्षात रूप धारण कर रहा था। उसने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे लगा था कि शायद मैं तुम्हें दोबारा न देख पाऊं, या जब तक देखूं तब तक कई साल बीत चुके होंगे और सब कुछ बदल चुका होगा। नागरिक मामलों का ब्यूरो बंद है, तलाक की समय सीमा समाप्त हो चुकी है और मैंने अभी तक आपसे मुलाकात नहीं की है, इसलिए इस विवाह को तलाक नहीं दिया जा सकता। लोग कहते हैं कि जो खुशी आसानी से मिल जाती है उसकी कदर नहीं की जाती, लेकिन मुझे लगता है कि हालांकि अप्राप्य इच्छाओं की चाहत हो सकती है, लेकिन आपका हमारे करीब होना कहीं अधिक वास्तविक है। मेरे लिए तो तुम्हें देखे हुए बस कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन तुम्हारे लिए तुमने मुझे आखिरी बार कब देखा था? जब वह चंद्रमा पर महाद्वीप को देखते हुए जागा तो उसके बगल में कोई नहीं था। उसने अपनी छोटी दुल्हन को नहीं देखा और एक साथ एक कौशल सक्रिय नहीं हुआ। उसने सोचा कि उसे अपनी छोटी दुल्हन से दोबारा मिलने से पहले यिनदेव क्षेत्र तक पहुंचने तक इंतजार करना पड़ सकता है, जहां वह शून्य में यात्रा करने और विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाने में सक्षम होगा। अचानक ही उसने उसे देख लिया। उसे देखना आसान था, बिना किसी रोमांचक क्षण के, बस सरल, और क्यू युआन विशेष रूप से खुश थी। ये सरल आनंद सुबह की पहली सूर्य की किरण के समान था, जिसे समझना आसान था। उसने अपनी नन्ही दुल्हन को गोद में लिया हुआ था और चुपचाप उसे सोते हुए देख रहा था। सोई हुई राजकुमारी, वह आपकी पत्नी है जिससे आपने भव्य समारोह में विवाह किया था। वह किसी भी समय जाग सकती है, या शायद वह आपके फ़ोन का इंतजार कर रही हो। इस बार उसकी आंखों से मिली जानकारी अधिक विस्तृत थी। वह जाग जाएगी। क्यू युआन अपनी छोटी दुल्हन को पकड़े हुए सोच में डूबा हुआ था। अचानक उसने मन ही मन बुदबुदाया, मेरा तो बुरा हाल हो गया। इतने लंबे समय तक अविवाहित रहने के बाद मुझे तो शादी का जोड़ा भी सुंदर लगने लगा है। उसने अपनी छोटी दुल्हन को अपने ही एक परिधान में सजाया। आखिरकार किसी ने तो दिव्य ड्रैगन गुप्त क्षेत्र के भीतर क्रिस्टल ताबूत में उस प्राणी को देखा ही था।
वह अपनी छोटी दुल्हन को सबके सामने उजागर नहीं करना चाहता था। शादी की पोशाक पहनना काफी मनोरंजक होता है। उसने क्रिस्टल के ताबूत पर एक नजर डाली, फिर अपनी सोई हुई छोटी दुल्हन को गोद में उठाकर ले गया। डॉट 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 डॉट। डूबे हुए ताबूतों की भूमि। कान फुलो और एल्डरली शियाओ खोई हुई आत्माओं की नदी के किनारे खड़े थे, दोनों असहाय दिख रहे थे। खोई हुई आत्माओं की नदी में उचित विधि के बिना एक नवोदित आत्मा भी गिर सकती है। एल्डरली शियाओ बेहद चिंतित थे। वह क्यूई युआन को ढूंढने और उसे अपने साथ ले जाने के लिए रुका रहा, और ये देखने के लिए भी कि क्या वह बूढ़े सम्राट की साजिश को नाकाम कर सकता है। अन्यथा यदि बूढ़ा सम्राट सत्ता में आ गया तो डिवाइन लाइट्स एक्ट गंभीर खतरे में पड़ जाएगा। वह उसी संप्रदाय में पला बड़ा था और उसे अपना घर मानता था, ठीक उसी तरह जैसे संप्रदाय का गुरु मानता था। वे दोनों खोई हुई आत्माओं की नदी के किनारे खड़े थे, चिंतित लेकिन असहाय। कि युआन का रास्ता भी इसी नदी से अवरुद्ध होना चाहिए। अगर वह सुरक्षित है तो ये राहत की बात है। लेकिन वह कहाँ है? वे नदी के किनारे खड़े होकर पार करने के तरीकों पर विचार कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने मंत्रों का प्रयोग करके कई कागजी सारसों को क्यूई युआन की खोज में भेजा। काफी देर बाद आकाश में प्रकाश की एक लकीर दिखाई दी। एल्डरली शियाओ ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, कोई आ रहा है। एक दुश्मन? क्या ये ची युआन है? कान फूलों के सफेद बालों में 2 नए काले बाल उगाए थे। एल्डरली शियाओ चौंक गए, वह अंदर से बाहर आ गया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्यूई युआन अंदर कैसे पहुंचा। पलक झपकते ही उन्होंने देखा कि क्यूई युआन खोई हुई आत्माओं की नदी पार करके उनके बगल में आ उतरा। एल्डरली शियाओ ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, क्यूई युआन ने सचमुच खोई हुई आत्माओं की नदी पार कर ली है। उसने जल्दबाजी में पूछा कि युआन, तुम अंदर से बाहर आ गए। क्या तुम्हें कोई खतरा हुआ? क्या तुम्हारी मुलाकात महान शांत साम्राज्य के बूढ़े सम्राट से हुई? कान फूलों की निगाहें क्यूई युआन की बाहों में मौजूद उस खास प्राणी पर पड़ी। वह विशेष प्राणी बेमिल कपड़ों में लिपटा हुआ था, जो देखने में अजीब लग रहा था। उन्होंने विचारमग्न भाव प्रदर्शित किया। ली शियाओ को देखकर ची युआन तुरंत समझ गया कि वह यहाँ क्यों आया है। वह मुस्कुराया और बोला, अंदर बहुत सुरक्षित है, मुझे कोई खतरा नहीं हुआ और मुझे मेरी पत्नी भी मिल गई। अंतिम 2 शब्द सुनकर एल्डरली शियाओ और कान फूलों स्तब्ध रह गए। 7 कलर पीक का पहला शिष्य सचमुच बहुत ही अनोखा था। वह हर किसी को अपनी पत्नी का कर पुकारता था। ब्लू स्टार की भाषा में ये होगा झींगा सिर वाला लड़का। ये सुनकर अच्छा लगा। एल्डरली शियाओ ने राहत की सांस ली, ये सोचते हुए कि क्यूई युआन भाग्यशाली रहा होगा कि उसे डूबे हुए ताबूतों की भूमि में बूढ़े सम्राट से नहीं मिलना पड़ा। अन्यथा पुराने सम्राट और उन रेड डेमन गोल्डन कोर साधकों के साथ नवस्थापित फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्यूई युआन निश्चित रूप से नष्ट हो गया होता। कि युआन, तुम्हें पता नहीं बाहर क्या बड़ी घटना घटी है। महान शांत साम्राज्य के पुराने सम्राट ने अपनी मृत्यु का नाटक किया और गुप्त रूप से प्रथम दिव्य ड्रैगन गुप्त क्षेत्र से यहाँ आ गए। एल्डरली शियाओ ने चिंता से भरे स्वर में कि युआन को बाहर की स्थिति समझाई। अगर वह दिव्य ड्रैगन गुप्त क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेता है तो हमारे दिव्य प्रकाश संप्रदाय को एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ेगा। कि युआन, तुम और कान फूलों पहले चले जाओ, मैं यहीं रुककर देखूंगा कि क्या मैं बूढ़े सम्राट की साजिश को नाकाम कर सकता हूँ। लेकिन पहले मुझे बताओ कि खोई हुई आत्माओं की नदी को कैसे पार किया जाए। एल्डरली शियाओ स्वयं को बलिदान करने के लिए तैयार थे। ये सुनकर क्यूई युआन ने धीरे से कहा, एल्डरली शियाओ, अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़े सम्राट की मृत्यु हो चुकी है। एल्डरली शियाओ हैरान थे। कान फूलों भी असमंजस में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यूई युआन का क्या मतलब है। ची युआन ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में 100 से अधिक रक्तरंजित आत्मा विचार फूल तैर रहे थे, जिनमें एक मुख्य आत्मा विचार फूल भी शामिल था। क्यूई युआन की सहज आवाज सुनाई दी, मुझे सोल थॉट फ्लावर्स की जरूरत थी, वे मुझे मारना चाहते थे, इसलिए मैंने उन सभी को मार डाला। मुझे जाना होगा, मेरी पत्नी को नींद में तकलीफ हो रही है, उसे बिस्तर चाहिए। अलविदा बड़े भाई। इसके साथ ही क्यूई युआन प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और गायब हो गया। एल्डरली शियाओ और कान फूलों वहां खड़े एक दूसरे को निसंकोच देखते रहे। काफी देर बाद एल्डरली शियाओ ने कहा, क्या मैंने गलत सुना? नहीं, कान फूलों ने मुश्किल से कहा। खून से सने आत्मा के विचार के फूल। एल्डरली शियाओ उस भयानक युद्ध की कल्पना कर सकते थे जो हुआ था। संप्रदाय के गुरु और उन्मादी तलवार के सच्चे स्वामी के निर्णय के अनुसार डूबे हुए ताबूत की भूमि में कम से कम 100 लाल दानव स्वर्णकोर और एक नवजात आत्मा के समान एक बूढ़ा सम्राट मौजूद थे। ची युआन ने ये कैसे किया? डॉट 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 डॉट। 7 कलर पीक पर क्यूई युआन अपनी छोटी दुल्हन को गोद में लिए हुए अपने लकड़ी के घर के सामने उतरा। कुछ ही दूरी पर जियांग लिंगसू ने क्यूई युआन और उसकी बाहों में छोटी दुल्हन को देखा और आश्चर्यचकित होकर पूछा, बड़े भाई, क्या आप ड्रैगन सीजिंग प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे थे? आप वापस क्यों आए हैं? ड्रैगन सीजिंग प्रतियोगिता समाप्त हो गई है। संभवतः डोंगजियान सम्राट बनेगा। ब्रेकिंग वुल्फ से उसे सेलेस्टियल ड्रैगन सीक्रेट दायरे में प्राप्त कई अनमोल खजाने मिले। उसने ये सभी खजाने डोंगजियान को दे दिए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि डोंगजियान महान शांत साम्राज्य का सम्राट बनेगा। इससे क्यूई युआन खुश हो गया। उसने डोंगजियान, जिसे संभावित आपदा तारा और नायक का भाग्य माना जाता था, को विदा कर दिया, जिससे उसका जीवन काफी बेहतर हो गया। इतनी जल्दी खत्म हो गया? जियांग लिंगसू हैरान थी। कुछ सोचते हुए उसने पूछा, बड़े भाई, क्या आप ब्रेकिंग वुल्फ से मिले? उसके जाने से पहले उसने उसे याद दिलाया कि यदि संभव हो तो ब्रेकिंग वुल्फ से लड़ने से बचें। वह जानती थी कि उसके बड़े भाई में विलक्षण प्रतिभा विकसित करने की क्षमता है, लेकिन दिवंगत फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की तुलना में, जो स्वयं भी एक विलक्षण प्रतिभा थे, ब्रेकिंग वुल्फ कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। मुलाकात हुई, मार डाला, क्यूई युआन ने लापरवाही से कहा। अब और बातें नहीं, मेरी पत्नी सो रही है, उसे कंबल चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कौन है? जियांग लिंगसू ये बात समझ नहीं पा रही थी। मेरी पत्नी, क्यूई युआन ने गर्व से कहा और अपने लकड़ी के घर में लौट आया। जियांग लिंगसू को असमंजस की स्थिति में अकेला छोड़कर उसने क्या सुना? क्या सीनियर ब्रदर ने ब्रेकिंग वुल्फ को मार डाला? और क्या वह पत्नी को वापस लेकर आया? दोनों बातें विश्वसनीय नहीं लग रही थीं।
इसी बीच लकड़ी के घर में क्यू युआन ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि मैंने फूस की छत वाले घर की जगह लकड़ी का घर बनवा लिया, वरना फूस की छत वाला घर देखकर मेरी पत्नी मुझे ना समझती। उसने अपनी छोटी दुल्हन को पलंग पर लिटाया और उसकी आस्तीन पकड़कर उसे सोते हुए देखता रहा। जैसे ही रात हुई, क्यू युआन अपनी छोटी दुल्हन को ध्यानमग्न अवस्था में देखता रहा। अचानक उसे कुछ सूझा। उसने डिवाइन फ्लावर्स एक्ट की जेड स्लिप खोली और डिवाइन फ्लावर फॉर रॉयल्स एक्सचेंज नामक चैट ग्रुप में प्रवेश किया। सभी को नमस्कार, मैंने हाल ही में एक बड़ा रहस्य खोजा है। क्या रहस्य? दुष्ट अमर आदरणीय हमेशा ऑनलाइन रहता था और सबसे पहले जवाब देता था। लड़ाई के दौरान माहौल बनाने के लिए किसी संगीत की पर्ची से कुछ धुनें बजाने से आपकी ताकत में काफ़ी वृद्धि हो सकती है और लड़ाई अधिक जोशीली हो सकती है। हमेशा की तरह उदार स्वभाव के क्यू युआन ने समूह के साथ अपने युद्ध के अनुभव साझा किए। सचमुच दुष्ट अमर पूजनीय व्यक्ति अचंभित था और युद्ध शक्ति बढ़ाने के लिए संगीत बजा रहा था। उसी क्षण आमतौर पर चुप रहने वाली आइस क्वीन बोली, वाह ओरिजिन हेवनली वेनेरेबल, आप तो वाकई प्रतिभाशाली हैं, कितने रचनात्मक। युद्ध के दौरान धुन बजाने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? ये तो बहुत ही शानदार है। महान सूर्य ज्वाला सम्राट भी उपस्थित हुए और ऐसा लग रहा था मानो वे क्यू युआन की प्रशंसा कर रहे हों। आपने आश्चर्यजनक शैली बनाकर मुझे पहले ही प्रभावित कर दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप युद्ध संगीत बनाने में इतने प्रतिभाशाली होंगे। शानदार विचार। दुष्ट अमर पूजनीय को अजीब सा महसूस हुआ। युद्ध के दौरान संगीत बजाना क्या वाकई शानदार है? क्या यह अजीब नहीं है? लेकिन सभी ने इसकी प्रशंसा की, इसलिए वह असहमति नहीं जता सका। उन्होंने पूछा, हे परम पूज्य, क्या ये वास्तव में प्रभावी है? बेशक ऐसा ही है। मैं एक मामूली गांव स्तरीय संस्था संगीत बजाता था और ब्रेकिंग वुल्फ को खेलते खेलते खत्म कर देता था। रुको, तुमने क्या कहा? दुष्ट अमर पूजनीय स्तब्ध रह गया। तुमने ब्रेकिंग वुल्फ को मार डाला? ब्रेकिंग वुल्फ ईस्टलैंड की हेवन प्राइड लिस्ट में शीर्ष 700 में शामिल था। दुष्ट अमर आदरणीय व्यक्ति उन्हें अपना आदर्श मानता था। क्या उसे मूल स्वर्गीय पूजनीय ने मार डाला? उसे विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि यह एक मजाक है। वह परम पूजनीय व्यक्ति एक छोटे से स्थान से आया था, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था? उसी क्षण महान सूर्य ज्वाला सम्राट ने कहा, उत्पत्ति स्वर्गीय आदरणीय, आपने वास्तव में ब्रेकिंग वुल्फ को मार डाला, यहाँ तक कि रेडियंट स्वॉर्ड का उन्नत संस्करण भी अपलोड कर दिया। दुष्ट अमर पूजनीय चौंक गया, रुका और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने तुरंत ही परम पूज्य ईश्वर के पहले कहे गए शब्दों की नकल की। महान गुरु को प्रणाम। समूह में 3 और लोग महान गुरु को प्रणाम करते हुए दिखाई दिए। क्यू युआन ने भी स्वयं को प्रणाम किया। समूह की प्रशंसा देखकर क्यू युआन बेहद खुश हुआ। आह, ब्रेकिंग वुल्फ कुछ भी नहीं है। उस समय मैंने 100 गोल्डन कोर और 2 सॉलिड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट्स का सामना किया जो एक क्लीवली हुए जमीन से आकाश तक वार कर रहे थे। मैंने सिर्फ 5 गाने बजाए और वे सब चले गए। दुष्ट अमर पूजनीय असुरक्षित महसूस कर रहा था। क्या ये सच है? क्या मैं इस समूह में इकलौता नकली गुरु हूँ? अंततः नवजात आत्मा के एक पुराने राक्षस का सामना करते हुए मैंने अपनी कुल्हाड़ी चलाई और उसे एक ही बार में मार डाला। दुष्ट अमर आदरणीय महान सूर्य ज्वाला सम्राट भी स्तब्ध रह गए। क्या ऐसा हो सकता है कि ओरिजिन हेवनली वेनेरेबल एक महान गुरु हो जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के रूप में भेस बदले हुए हों? गोल्डन कोर को कुत्तों की तरह मार रहे हैं। दरअसल 3000 अलौकिक राक्षसों को मारने की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। वह नवजात आत्मा तो बिल्कुल बेकार थी। दुर्भाग्य से मैंने 3000 अलौकिक राक्षसों को मारते समय संगीत नहीं बजाया, वरना ऐसा नहीं होता। क्यू युआन ने प्रभावशाली ढंग से बात की, लेकिन उसे कुछ सूझा और उसने समूह में पूछ लिया, क्या किसी के पास आत्मा को चीर देने वाली गोलियों की रेसिपी है? मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। मेरे पास है, मैं इसे एक्सचेंज में कॉपी कर दूंगी। आइस क्वीन बोली, ओरिजिन हेवनली वेनेरेबल, अगली बार मुझे अलौकिक राक्षसों को मारने के लिए ले चलो। मैं भी आपकी तरह ही शानदार तरीके से मारना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, धन्यवाद आइस क्वीन सिस्टर। क्यू युआन ने बहुत आभार व्यक्त किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण से सवाल से उन्हें मनचाहा जवाब मिल जाएगा। जल्द ही आत्मा को विभाजित करने वाली गोलियों की विधि क्यू युआन के सामने प्रकट हुई। आइस क्वीन सिस्टर, मैं गोलियां बनाना नहीं जानती। क्या मैं किसी गोली बनाने वाले से मदद मांग सकती हूँ? क्योंकि यह नुस्खा आइस क्वीन का था, इसलिए इसे लीक करना अनुचित था। आत्मा को चीर देने वाली गोलियां कीमती नहीं है, असली कीमती तो इसमें इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी है। यह नुस्खा बड़ी सेनाओं में आम है, बेझिझक दूसरों को भी दिखाएं। धन्यवाद। क्यू युआन ने बड़ी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, मैं तकनीकों में बदलाव करने में माहिर हूँ। मैं रेसिपी में बदलाव करके उसे ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। वह एहसान चुका नहीं सकता था, इसलिए उसने रेसिपी में बदलाव करने की पेशकश की। दूसरी ओर आइस क्वीन ने कहा, धन्यवाद परम पूजनीय। पहले ओरिजिन हेवनली वेनेरेबल ने दावा किया था कि उन्हें रसायन विद्या का ज्ञान नहीं है, अब वह कह रहे हैं कि वे नुस्खा बदल देंगे। उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने उनका पर्दाफाश नहीं किया। क्यू युआन रेसिपी का अध्ययन करने के लिए ऑनलाइन से बाहर चली गई। जल्द ही एक नई रेसिपी तैयार हो गई। चियुआन थका हुआ था, उसका दिमाग सुस्त पड़ गया था। उसने रेसिपी अपलोड की, रात के आकाश को देखा, स्नान किया और अपनी नन्ही दुल्हन को गोद में लेकर सोने की तैयारी की। बहुत थका हुआ होने के कारण वह कल किसी से गोलियों को परिष्कृत करवा लेगा। उसी क्षण एक आवाज़ उसके कान में पड़ी, पतिदेव, आपकी प्यारी सी पत्नी अब सर्वोच्च सत्ता बन चुकी है। हम कब मिलेंगे? फ्लोविन क्षेत्र। एक समय था जब निंगताओ एक प्रभावशाली शक्ति बन चुकी थी, जिसके अधीन कई सर्वोच्च शक्तियां थीं। उसका साहस बढ़ता गया। वह ये देखना चाहती थी कि इतने साल पहले उसके कान में किसने फुसफुसा कर उसके पति को पुकारा था। लेकिन कई सालों की खोज के बाद भी वह उसे नहीं ढूंढ पाए। मिलना नहीं चाहता, क्यू युआन ने तुरंत जवाब दिया। उनकी पहली ब्लाइंड डेट ने उन्हें बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचाया। अब और ब्लाइंड डेट्स नहीं। फ्लोविन क्षेत्र। एक महिला काले रंग की पोशाक पहने अपने लंबे पैरों को फैलाए हुए एक सिंहासन पर लेटी हुई थी। चियुआन की आवाज़ सुनकर उसकी आमतौर पर शांत रहने वाली आंखों में हल्की सी मुस्कान दिखाई दी।
पतिदेव, क्या आप मुझसे डरते हैं? मुझसे मिलने की हिम्मत भी नहीं करते? वह चुपचाप इंतजार करती रही, लेकिन हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं मिला। काली पोशाक पहने महिला ने आकाश की ओर देखा, उसकी आंखों में जटिल भाव झलक रहे थे। इसी बीच कैंगलान लोक में अपने लकड़ी के घर में क्यूई युआन ने अपनी छोटी दुल्हन को कसकर पकड़ रखा था। दरारों से छनकर आती चांदनी उन दोनों पर हल्की सी चमक बिखेर रही थी। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना न भूलें।